अभी तक हम लोगों ने ना बहुत सारे देखे राजवंशों को कैसे-कैसे अपनी पॉलिटी आगे बढ़ रही है, कैसे-कैसे कौन-कौन से नए-नए राजा आकर के कैसे-कैसे वो लोग चेंज कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले देखा था प्री हिस्ट्री का पार्ट। तो प्री हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करके उसे आगे हम लोग लेते हुए आए थे और फिर आए थे हम लोग वैदिक टाइम में कि वैदिक पीरियड कैसा था। काफ़ी वैदिक सिविलाइजेशन से हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग आए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, उसके कॉज़ पे, उसके एंड के कॉज़ पे, उसके फ्लरिश करने की कॉज़ पे, वो सब हम लोगों ने देखा था। या हम लोगों ने उल्टा बोला, पहले हम लोगों ने हड़प्पन देखा था, बाद में वैदिक देखा था। क्या हुआ था पहले विद्यानंद बताओ? अब तो टेस्ट भी आने वाला है। सर पहले हड़प्पन देखा था, उसके बाद वैदिक देखा। पढ़ाई किया है टेस्ट के लिए कुछ? टेस्ट के लिए पढ़ाई की हो एग्ज़ाम के लिए? सर अभी नहीं पढ़े हैं। अभी नहीं पढ़े, अब तो बीच में एक दिन मैंने छुट्टी दिया था, कल तुमने छुट्टी मार लिया। अभी नहीं पढ़े थे तो कब पढ़ोगे? या नहीं पढ़ोगे? टेस्ट नहीं देना है? सर देना है, पढ़ लूंगा मतलब वो पढ़ूंगा। सर घूमने चला गया था। मैं चला गया था, कहा था डेली डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। ऐसे में कैसे काम चलेगा? तुम्हें लगता है कि हो जाएगा पूरा अच्छे से क्लियर? देखो अगला टेस्ट मैं नहीं लूंगा, इसमें कम मार्क्स आते हैं, अगला टेस्ट ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है, टेस्ट ही नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि टेस्ट बनाने में भी मेहनत लगती है, उसे डिजाइन करने में। तो ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी सीधा कॉपी पेस्ट करके दे देते, तो उसमें अगर आप मेहनत डालते हो, सामने वाले अगर एफर्ट्स नहीं डाल रहे ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है बनाने का। फिर ऐसी नॉर्मल क्लास लेंगे, खत्म हो जाएगा, आप अपने यूपीएससी का एग्जाम जब 2025 26 27 में जब देना हो तो दे देना। और यहाँ पे तो नहीं होगा फिर। ऑलराइट। तो हम लोगों ने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह हुआ, वैदिक सिविलाइजेशन आया, उसके आके महाजनपदों का विकास होने लग गया। तो महाजनपद जो है वो काल आरंभ होता है। महाजनपद जब काल आरंभ होता है, उसके बाद फिर राइज होने लगता है बड़े बड़े एम्पायर्स। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य जो है वो एक्सपैंड करता है। और मगध जब राइज करता है तो फिर वो कंसोलिडेट करने लग जाता है सबको। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे सिकंदर का आक्रमण होता है अलेक्जेंडर का भारत पे, और कैसे फिर उसे पोरस से लड़ाई होती है। उसके बाद फिर कैसे नंद साम्राज्य जो है उसका विघटन होता है और फिर मौर्य साम्राज्य का उत्थान होता है। हम लोगों ने देखा था मौर्य साम्राज्य का विस्तार कितना भयंकर हुआ था। चंद्रगुप्त के काल को हम लोगों ने डिटेल में देखा था। उसके बाद फिर अशोक के काल को भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हम लोगों ने ये सब कुछ डिटेल में देखा था, कैसे उसका राइज हुआ, क्यों राइज हुआ, सब कुछ हम लोगों ने वो सब चीज देखा था। अब क्या है, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे वो जब विघटन होता है मौर्य साम्राज्य का, उसके बाद फिर और बड़े बड़े पुष्यमित्र शुंग आता है, कण्व साम्राज्य आता है। फिर एक बड़ा एम्पायर राइज होता है, कौन सा? वो होता है गुप्त साम्राज्य, और दक्षिण में होता है पल्लव साम्राज्य। ये दो महत्वपूर्ण साम्राज्य जो है इनका उदय होता है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं हम लोग भारत के दक्षिण भूभाग अर्थात द्रविड़ देश की, यानी कि द्रविड़ देश जो आज तमिलनाडु केरला से संबंधित है, द्रविड़ देश। आज हम उसकी बात करने वाले हैं कि वहां पे कैसे कैसे राइज करता है सब कुछ। ठीक है। वहां पे राइज करने वाला तो हम लोगों ने देखा था पल्लव साम्राज्य दक्षिण का ही था। हम लोगों ने देखा था कि महेंद्र वर्मन का आर्किटेक्चर भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने नरसिम्हा वर्मन का आर्किटेक्चर देखा था। तो हम लोगों ने दक्षिण भारत का भी देखा था। क्योंकि एक महत्वपूर्ण उसमें बात है, महत्वपूर्ण भाग है दक्षिण भारत में कि वहां पे संगम पीरियड था। अब संगम पीरियड क्या है, हमें वहां पे ये देखना है। ठीक है। देखो, संगम लिटरेचर हमें प्राप्त होता है, संगम नाम की हमें किताबें प्राप्त होती है, बेसिकली नाम नहीं होता। क्या होता है कि कुछ राजा, ऐसा माना जाता है कि कुछ राजा जो है वो कुछ कवियों को पेट्रोनाइज करते हैं और उन्हें एक साथ बुला करके उनके साथ मीटिंग करते हैं, अलग अलग बातों पे चर्चा करते हैं। और वहां पे स्कॉलरली बात होती है सबके सब। ठीक है, एक सभा बेसिकली बिठाई जाती है जिसे जिसे ही कहा जाता है संगम। ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी लोग सब हैं, बड़े बड़े लोग सब हैं, उन्हें बुलाया जाना, उनके साथ बैठ करके अलग अलग विषयों पर चर्चा करना ही कहलाता है क्या? संगम। ठीक है। तो उस संगम में हमें प्राप्त होता है कि भाई 3 बार हमने संगम करवाया था, 3 बार। ठीक है। किसके साम्राज्य में हुआ था तो हम लोग ये देखते हैं। तो संगम जो है वो हमें हुआ था, शायद याद है आपको संगम किसके टाइम पे हुआ था? ध्यान है? कौन सा दक्षिण भारत का राजा था? शायद ध्यान है आपको ये? पांड्या साम्राज्य। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा चेरा, चोला, पांड्या, ये 3 प्रमुख वो हैं यहाँ पर दक्षिण भारत में। तो चेरा, चोला, पांड्या, तो जो पांड्या साम्राज्य था,
पांड्या साम्राज्य ने 3 बार संगम का आयोजन करवाया था और उसमें बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, ठीक है? बहुत सारी रचनाएँ की गई उस समय में कवियों के द्वारा और भी कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स के द्वारा, तो वो कहलाती है संगम लिटरेचर। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है और इसका ये मानना है कि लगभग लिटरेरी ट्रेडिशन जो है ना, ये 300 बीसी से 300 एडी के बीच का है। इसका मतलब इतना पुराना है ये, ठीक है? किंतु इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट संगम का कुछ भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। देखो, यहाँ पे क्या है कि इसका जो चेयरमैनशिप किया था, जो इसको हेड किया था, वो किया था अगस्त्य ऋषि ने। ठीक है? ये मानना है कि अगस्त्य ऋषि ने किया था। अब आप सोच सकते हो कि अगस्त्य ऋषि का हमारे पास कोई कैसे वो मिल जाएगा सबूत, ठीक है? अब लोग के कलेक्टिव मेमोरी में तो है कि अगस्त्य ऋषि ने पहली बार उसे प्रिसाइड किया था, किंतु अगस्त्य ऋषि का हमारे पास कोई प्रूफ मिलना ये मुश्किल है, ठीक है? अच्छा फिर दूसरा संगम हुआ, दूसरा संगम का, तो उसमें भी अगस्त्य ऋषि ही उसको चेयरमैनशिप किए थे, ठीक है? और बाद में फिर टोलकाप्पियर जो है उन्होंने चेयरमैनशिप संभाल ली थी सेकंड टाइम पे, ठीक है? टोलकाप्पियर नाम के, अभी हम आगे उनका नाम देखेंगे दोबारा। तो वहाँ पे भी क्या है अगस्त्य ऋषि करता है। तो उन दोनों का स्वाभाविक बात है कि हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहाँ से प्राप्त होगा? कितना पुराना है वो, ठीक है? यहाँ पे तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि 300 बीसी से 300 एडी किंतु अगस्त्य ऋषि अभी तो है नहीं, वो तो बहुत पहले थे अगस्त्य ऋषि, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में उस समय का हमारे पास कैसे कोई चीज़ उपलब्ध हो? ठीक है? ये बहुत ही कठिन है। तो इस कारण से हमें संगम लिटरेचर में पहला और दूसरा संगम का अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता, ठीक है? अच्छा संगम लिटरेचर में कह रहा हूँ, तो संगम लिटरेचर क्या है? बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ वर्क है, ठीक है? कुछ चीज़ें जो है उन्हें कलेक्ट करके लिखी गई है, जिसमें कि 2381 कविताएँ हैं, 2381 कविताएँ हैं, जैसे कि 473 पोएट ने मिलकर के लिखा, 473 कवियों ने मिलकर के लिखा है, ठीक है? और इसमें 102 पोएट ऐसे हैं जिनका कि जो कि एनोनिमस है, नहीं पता कि किसने उसका निर्माण किया है, किसने उसे लिखा है, ठीक है? 102 पोएट ऐसे हैं। बेसिकली आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ पोएट उसमें एनोनिमस हैं, कुछ पोएट जो हैं उन्होंने लिखा है और कितनी कविताएँ लिखी है, एक अप्रॉक्सिमेट आपको ध्यान रखना है कि 2000 से तो ऊपर ही है, लेकिन 2500 से कम है, ऐसा आप अप्रॉक्सिमेट ध्यान रख सकते हो, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ना हमें बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है? अब क्या कहना है इसके बारे में कि यहाँ पे संगम जो है ये सबसे पहली बात कि तमिलों के द्वारा जो तमिल है, तमिलों के द्वारा एक वो किया गया था, ठीक है? पूरा संगम को ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था। तो आज यदि हम कहें तो क्या उसमें मलयालम भी थे शामिल? नहीं, मलयाली शामिल नहीं थे उसमें, ठीक है? क्या उसमें और कोई कन्नड़ वाले शामिल थे? नहीं, उसमें तमिल लोग शामिल थे, ठीक है? तमिलों के द्वारा वो चीज़ किया गया था। और इसके बारे में ये कहना है कि जो पहला संगम हुआ था, इसको तो भगवान ने खुद आकर के भगवान और ऋषियों-मुनियों ने आकर के इसे अटेंड किया था, ठीक है? और जब हम दूसरा संगम की बात करें, दूसरा सेकंड संगम की, तो सेकंड संगम का भी वही चीज़ है कि वहाँ पे बहुत सारे ऋषि-मुनि ने आकर के उसे किया था। लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे पास उसके लिए ज़्यादा कुछ प्रूफ मिलता नहीं कि उस टाइम पे क्या था, कौन-कौन सी रचनाएँ हुई हैं, अधिक कुछ हमें प्राप्त नहीं होता, ठीक है? तो वहाँ पे हमें एक चीज़ प्राप्त होता है ले दे कर के, वो एक चीज़ क्या है, ठीक है? उसका एक चीज़ का नाम है टोलकप्पियम, ठीक है? मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, टोलकप्पियम, टोलकप्पियम, ठीक है? टोलकप्पियम। ये एक पुस्तक हमें प्राप्त होती है टोलकप्पियम नाम की, ठीक है? टोलकप्पियम नाम की हमें एक पुस्तक प्राप्त होती है। किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है टोलकप्पियर द्वारा, टोलकप्पियर, वाई-ए-आर टोलकप्पियर, ठीक है? तो ये चीज़ है। और फिर जब थर्ड संगम होता है, थर्ड संगम का हमारे पास हिस्ट्री प्राप्त होता है, उससे हमें लिखित रूप में सब कुछ प्राप्त होता है, इसीलिए थर्ड संगम की हमारे पास सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। तो थर्ड संगम में क्या हुआ है कि यहाँ पे कुछ ना इम्पोर्टेंट चीज़ें सर्वाइव कर गई, जैसे कि एट्टुगोई, एट्टू टोगई मैं लिखता हूँ इधर, एट्टू टोगई, ठीक है? एट्टू टोगई जो है ये सर्वाइव किया, एट्टू टोगई। अब ये एट्टू टोगई है क्या? ठीक है? ये हम लोग देखेंगे। एट्टू टोगई जो है ये सर्वाइव कर गया, उसके बाद फिर एक और चीज़ सर्वाइव कर गई, वो है पट्टू-पट्टू, क्या है पट्टू-पट्टू। अब देखो इसमें नाम आपको लगेगा कि कैसा-कैसा नाम है, ठीक है? चूँकि हम दक्षिण भारत से नहीं हैं इसलिए हम इसे उतना अच्छे से समझ नहीं सकते, ठीक है? किंतु ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ पुस्तकें हैं इसका इट्टू टोगई और पट्टू-पट्टू, ठीक है? एक और है ऐसे ही किताब जिसका कि नाम है पतिनेन किल कनकु, ऐसे लिखता है पति पति आगे फिर है नेन नेन पतिनेन कीलक किल कनक्कू कनक्कू पतिनेल कनक्कू, ठीक है? ये बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट किताब हमें प्राप्त होती है,
ठीक है? बेसिकली हमें ना इन तीनों का मतलब समझना है कि इसमें क्या है, ठीक है? अगर हम सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी बात करें एट्टू टोगई की, तो वो 8 किताब होगा, 8 ऐसा लग रहा है ना एट्टू, अष्ट अष्ट 8 एट्टू टोगई इसमें ना 8 किताबें जो हैं, ये हमें प्राप्त होती है। एट्टू टोगई में 8 किताबें हमें प्राप्त होती है, ठीक है? उसके बाद फिर जो हमारा है पट्टू-पट्टू, पट्टू-पट्टू में 10 हमें प्राप्त होता है, ठीक है? 10 हमें प्राप्त होता है और अम, उसका फिर टोल कप्पियम जो मैंने कहा आपको, जो टोल कप्पियम है, इसको टोल कप्पियर लिखते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब हम लोग ना थोड़ा किताब में जो लिखा है, उसको थोड़ा स्टडी करने का प्रयास करते हैं। ऑलराइट। देखो, संगम का ज मतलब क्या है? संगम का मतलब है, ये पॉपुलरली कलेक्शन ऑफ वर्क है, ठीक है? ये हम लोगों ने देखा 300 बीसी से 300 एडी के अराउंड में, ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा, ठीक है? इसके ना 2 मेजर स्कूल होते हैं, जिसका कि नाम है अहम, आगम या फिर इनरफील्ड। अब देखो यहाँ पे 1 सेकंड, ये देखो। इसका नाम है अहम आगम जिसको कि कहते हैं इनर फील्ड, यानी कि इसमें किसके बारे में बात की गई है? ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि लव, सेक्सुअल रिलेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? तो यानी कि संगम लिटरेचर के 2 स्कूल हैं जिसमें कि एक है अहम और दूसरा है पुरम। पुरम का मतलब क्या? आउटर फील्ड, ठीक है? आउटर फील्ड का मतलब क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंस, जैसे कि सोशल लाइफ हो गया हमारा, एथिक्स हो गया, वेलर, कस्टम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? जो दुनिया वाले देखते हों, जो देखने की चीज़ है, जो पूरी दुनिया को आप दिखाते हो। ठीक है? आप सबको दिखाते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, हम एथिकल इंसान हैं, ठीक है? भले आप कुछ हो ना हो, आप दिखाने का प्रयास अवश्य करते हो, सब के सब, ठीक है? ठीक उसी प्रकार आप कितने साहसी हो, ताकतवर हो, व्हीलर, ठीक है? ये सब आप शो करते हो किसमें? पुरम में। बेसिकली इसमें 2 प्रकार की रचनाएँ हैं, ठीक है? एक है अहम, एक है पुरम, ठीक है? अहम में मतलब कि अहम मतलब अपना, ठीक है? अहम और दूसरा है पुरम, ठीक है? पुरम। पुरम यानी कि जिसमें कि आप 2 ह्यूमन एक्सपीरियंस जो कि आप दिखाते हो, हमारे कस्टम्स होगा, हमारी सोशल लाइफ हो गई, हमारा साहस हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट 2 टर्म आपको ध्यान रखना है, अहम और पुरम, अहम और पुरम, ठीक है? या फिर क्या है? ये देखो, ये मैंने जो आपको बताया फर्स्ट जो है वो ये सारे के सारे पांड्या रूलर नहीं करवाए थे। अब पांड्या को हम लोग देखेंगे थोड़ा-सा कि पांड्या लोग कौन थे, कहाँ पे थे। किंतु ये ध्यान रखना कि सब के सब पांड्या रूलर्स नहीं करवाए थे, ठीक है? सब के सब पांड्या रूलर्स ने करवाए थे। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले वाले को अगस्त्य मुनि ने किया था या फिर शिव जी के बारे में कहा जाता है कि शिव जी ने किया था। और दूसरे को भी इनिशियली तो अगस्त्य ऋषि ही थे, लेकिन उसके बाद उनके डिसाइपल टोलकाप्पियर जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया, ठीक है? अगस्त्य ऋषि ने कहा कि एक काम करो, मैंने तो पहला भी प्रिसाइड किया था, दूसरा भी स्टार्टिंग में रहा हूँ, अब तुम इसे आगे प्रिसाइड करो, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट तो हमें कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले में क्या है कि 2000 कविताएँ हमें करीब प्राप्त होती है टोलकाप्पियम में। 2000 कविताएँ, 2000 किताब नहीं है ये, जो मैंने आपको कहा कि एक किताब मिलता है वो है टोलकाप्पियम। इस टोलकाप्पियम के अंदर 2000 कविताएँ हैं लगभग। और ये किस चीज़ की किताब है? ये है तमिल ग्रामर की, तमिल ग्रामर, ठीक है? तमिल ग्रामर की किताबें हैं, जिसमें की बात होती है इन्फ्लेक्शन एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ड, कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए, ठीक है? बेसिकली जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनके विषय में चर्चा होती है टोलकाप्पियम में, ठीक है? टोलकाप्पियम में उनके विषय में चर्चा होती है। थर्ड जो है इसमें फिर से पांड्या रूलर्स ने करवाया और इस बार इसे प्रिसाइड किया है नक्कीरर ने। किसने किया? नक्कीरर ने, ठीक है? नक्कीरर, ठीक है? नक्कीरर ये डिफरेंट होगा, ठीक है? अगस्त्य ऋषि यहाँ पे नहीं, ये नक्कीरर, ठीक है? ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है? मैक्सिमम चीज़ जो हमें मिला है ना, वो इसी से मिला है, थर्ड संगम से, ठीक है? थर्ड संगम से ही हमें प्राप्त अच्छा जब आप आपके मन में आएगा कि हमारे पास जब फर्स्ट सेकंड का है ही नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड हुआ भी था? वो बताना चाहेगा इस बात को कि जब हमारे पास इसका कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है, उसकी कोई किताब हमें मिलती ही नहीं है, सेकंड संगम की भी एक ही मिलती है टोलकाप्पियम, तो हम क्यों नहीं कन्फ्यूज़ हो जाते और कहते हैं कि ये तो क्या पता थर्ड थर्ड संगम की ही हो। हम ये कैसे पता लगा लेते कि सेकंड संगम है और ये कैसे पता लगा लेते कि कोई फर्स्ट संगम भी था, जिसका कि हमारे पास आज के टाइम पे कुछ अवेलेबल नहीं है। ये हमें पता कैसे चलता है? क्योंकि हमारे पास उसके लिए किताबें अवेलेबल ही नहीं है। बताओ, बताओ, जवाब दो। जब सुन सुन के पता चला होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी दर जिससे पता चलता है। आई तो थिंक मेरे अगर ऐसा होता, छाया क्या आप इस बात से एग्री करती हो? छाया व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस? आपको क्या लगता है कि जब हमारे पास फर्स्ट सेकंड का अवेलेबल नहीं है, तब हम क्यों मानते हैं कि फर्स्ट सेकंड हुआ था? सीधा क्यों नहीं कहते कि एक ही संगम हुआ था, थर्ड संगम या फिर उसे आप बता दो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर
ये हम मुँह से बोलते हुए आ रहे होते, ठीक है? तो फिर हिस्टोरियंस हमारी बात को विश्वास नहीं करते। जैसे आज के टाइम पे हम लोग कहते हैं वेद अपौरुषेय है। कोई विश्वास करता है? नहीं करता। जैसे आज के टाइम पे हम कह रहे हैं कि वेद जो है बहुत पहले से आया हुआ है, ठीक है? क्या कोई विश्वास करता है? नहीं। ये लोग कहते हैं नहीं वैदिक पीरियड जो है बहुत बाद में आया है, ठीक है? तो लोग इनको संगम लिटरेचर को कैसे विश्वास कर लेते हैं हिस्टोरियंस लोग? तो अगर बोल करके आया भी गया है, लोग की कलेक्टिव मेमोरी में है भी, तब भी इसे इतिहासकार लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते और आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में ये लिखा हुआ नहीं मिलता। तो ऐसा क्या हुआ जो कि इन लोगों ने लिखा है? देखो सिंपल सी बात है, यदि कोई चीज़ ना बार-बार कोट की जाए, जैसे आज आप कहीं पे जाते हो और सपोज़ कि आपने कोई किताब लिखी, सपोज़ छाया ने कोई किताब लिखी जिसमें कि बार-बार अंशुमान का उल्लेख है कि अंशुमान जो है ऐसे हैं, अंशुमान ने पढ़ाया है, अंशुमान से मुझे ये चीज़ सीखने को मिला, अंशुमान में ये कमी, ये अच्छाई, जो कि बार-बार मेंशन करती है। ठीक है? छाया के बाद आपने भी उस चीज़ को कोट किया कि मैंने छाया की किताब में पढ़ा था और मैंने डायरेक्टली उनसे ही पढ़ा है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा और जानने को मिला जब मैंने ये किताब पढ़ी और डिटेल में पता चला। अच्छा, आप मेरे ऊपर कुछ कमेंट्स लिख दो। अब भले मैंने कोई किताब ना लिखी हो, ठीक है? भले मेरा कोई आपको आधार कार्ड का प्रूफ ना मिले, भले आपको और कुछ ना मिले, किंतु मेरे बारे में यदि उल्लेख हो रहा है बाद में, भविष्य के लोगों में, आप लोग मेरा उल्लेख कर रहे हो, तो क्या मैं हिस्टोरिक नहीं हो जाऊँगा? हो जाऊँगा। क्योंकि क्या है कि आपने किसी आदमी के बारे में लिखा है, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है? तो यही बात हुआ है कि थर्ड संगम पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी थर्ड संगम की किताबों में बार-बार उल्लेख हुआ, क्योंकि सेकंड संगम हुआ था, उसमें पेट्रोल कप्पियम थे, ठीक है? पेट्रोल कप्पियम फिर इन्हें मिल गया ढूँढने पे, चलो ठीक है। पेट्रोल कप्पियम में मिलता है कि फर्स्ट हुआ था संगम पीरियड, संगम लिटरेचर का वो हुआ था, जिसमें कि अगस्त्य ऋषि ने उसे प्रिसाइड किया था। उसमें उनका चर्चा होने लग गया कि ऐसे हुआ था, पांड्या रूलर्स थे, उनका ये नाम था। बेसिकली उसमें उनकी चर्चा हो गई। तो भले हमें फर्स्ट संगम का वो नहीं मिल रहा है, किंतु उसका दूसरे संगम में उल्लेख होने के कारण वो हिस्टोरिक हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? यस सर। हाँ, क्योंकि देखो लॉजिक में अपन को मात नहीं खाना, ठीक है? अगर कोई आपसे पूछे कि ये हमें कैसे पता चलता है, तो लॉ ऐसा ना हो कि लॉजिक के ना होने की वजह से हम लोग मात खा जाएँ और कहीं पे सामने वाले की बेइज़्ज़ती कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बेइज़्ज़ती नहीं होनी चाहिए कहीं भी, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें। ऑल्दो वो तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। पढ़ोगे नहीं तो फिर वही होगी, बेइज़्ज़ती ही होगी, पर कोई नहीं, झेल लेंगे उतना तो। देखो, उसके बाद फिर क्या है एट्टू टोवे के बारे में कि इसमें लगभग 30,000 पंक्तियाँ हैं पोएट्री की, ठीक है? जिसे कि 8 भागों में डिवाइड किया गया, जिसे किया था 8 एंथोलॉजीज़, ठीक है? वो है एट्टू एट्टू टोगई, ठीक है? एट्टू टोगई। इसमें क्या है ना कि फेमस जो तमिल संत है तिरुवल्लुवर ने किताब लिखी थी तिरुकुறल, ठीक है? ये संगम लिटरेचर की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे कई सारे लैंग्वेज में और ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है? इसमें क्या है कि गवर्नेंस और लव के बारे में बात की गई है, इसमें पॉलिटिक्स के बारे में बात की गई है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की गई है, ठीक है? इनके बारे में ना एक बड़ा ही आजकल चल रहा है तिरुवल्लुवर के बारे में कि ये जो है, ये हिंदू नहीं थे, ठीक है? ऐसा द्रविडियन मूवमेंट जो चल रहा है, उसमें ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि तिरुवल्लुवर जो थे, ये हिंदू नहीं थे, क्योंकि उसे द्रविडियन मूवमेंट अपना चलाना है, आर्यन वर्सेस द्रविडियन थ्योरी को दिखाना है। किंतु जब आप इनकी पुरानी फ़ोटोज़ देखोगे, तो उसपे इन्होंने भी त्रिपुंड चंदन लगा रखा है, त्रिपुंड धारण इन्होंने भी कर रखा है, पुरानी-पुरानी फ़ोटोज़ में, ठीक है? लेकिन रिसेंट फ़ोटोज़ आप देखोगे, तो इनके शरीर से जनेऊ गायब कर दिया गया है, इनके माथे पर से तिलक जो है त्रिपुंड जो है वो इनके तिलक से गायब कर दिया गया है इनके सिर से। तो वो चीज़ है, कंट्रोवर्सी आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया। उसके साथ क्या है इसमें फेमस फीमेल संत भी मिलती हैं, ठीक है? जिनका कि लिटरेचर लिखा है उन्होंने अव्वैयार। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलता है कि ना इसमें मेल भी शामिल थे और फीमेल भी शामिल थे, ठीक है? इससे हमें ये चीज़ पता चलता है। इसका मतलब हमें एक और चीज़ पता चलता है कि उस टाइम पे मेन और वुमेन में अधिक ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे, ठीक है? इससे हमें ये चीज़ पता चलता है। और इनमें डिफरेंस नहीं थे, इनकी कंडीशन अच्छी थी क्योंकि जब कंडीशन अच्छी होगी तभी कोई पोएट्री जैसा इम्पोर्टेंट वर्क कर पाएगा, ठीक है? उनके पास फ्रीडम भी था मतलब लाइफ़स्टाइल भी उनकी अच्छी थी तभी वो पोएट्री लिख पा रहे थे, अदरवाइज़ कोई पोएट्री कैसे लिख पाता? सोचने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है, ठीक है? उसके बाद फिर और कुछ किताबें हैं जैसे कि अब क्या है, इसमें ना कुछ संस्कृत की जो किताबें हैं रामायण और महाभारत जैसे कि इसमें लिखा है कि 2 मेजर टेक्स्ट रिटन इन 6th सेंचुरी एडी, ठीक है? अ, तो इसमें तमिल में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है? यानी कि सबसे सिंपल सी बात क्या है, टोलकाप्पन नाम की किताब है, ठीक है? जिसमें कि इन्होंने
ग्रामर और पोएट्री के बारे में चर्चा की, हम लोगों ने देखा, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 किताब और देखी, कौन-कौन सी देखी? एक तो टू ही देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा एक फीमेल संत में लिखा है अवैया, ठीक है? ये भी हम लोगों ने देखा। अब क्या है कि कुछ ना हमारे पास रामायण और महाभारत की भी ट्रांसलेशन मिलते हैं, ठीक है? तमिल टेक्स्ट मिलता है उनका, जिसे कि कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है? इसमें नहीं लिख रखा है, ठीक है? बेसिकली ना आपको कन्नड़ लिटरेचर जब पढ़ोगे ना उसमें आपको कुछ मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली इसमें नहीं लिख रखा है। बट इसमें ये चीज़ है कि रामायण और महाभारत का कुछ अंश मिलता है और साथ में एक चीज़ क्या है कि इन्हीं के तर्ज पे 2 किताबें लिखी गई हैं। अब इनके तर्ज पे कैसे है वो आपको डिसाइड करना है, जिसका कि नाम है शिल्पद्दिकरम। शिल्पद्दिकरम इनका नाम है, शिल्पद्दिकरम और दूसरा है मणिमेखलाई, ठीक है? ये 2 किताबें हैं। अब ये क्या है शिल्पद्दिकरम और मणिमेखलाई? शिल्पदिकरम जो है वो टेल ऑफ एंगलेट एक पायल की कहानी है, ठीक है? जो कि इलांगो अडिगल ने लिखी है। इलांगो अडिगल ने इसे लिखी है शिल्पदिकरम को। और दूसरा टेक्स्ट है मणिमेखलाई। इसमें क्या है? ये मणिमेखलाई की कहानी है, ठीक है? जिसे कि सत्यनारायण ने लिखी है। ये बेसिकली कोई कहानी है जो उस टाइम के राजा होंगे, मछुआरे होंगे, तो बेसिकली जो सोसाइटी होगी उसमें लव स्टोरी को दर्शाया गया है, ठीक है? तो किसी की पायल खो जाती है जैसे कि वो नहीं है झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, तो ऐसे ही किसी का पायल गिरा रे तमिल के बाज़ार में, ऐसा आप कह लो, ठीक है? इलांगो अडिगल ने लिखी है। तो ऐसे ही मनी मेखलाई जो है, ये सत्यनारायण की कहानी है। अब सत्यनारायण कोई होगी या होगा, ठीक है? एग्ज़ैक्ट तो मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन कोई तमिल सोसाइटी के ही होंगे ये लोग, ठीक है? तो ये तमिल सोसाइटी के ऊपर फ़ोकस करता है, स्वाभाविक बात है, तमिल है तो तमिल सोसाइटी के ऊपर फ़ोकस करेगा। तमिल की इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल चेंजेस के ऊपर जो हो रहे थे एक्सपीरियंस, उसको इसने लिखा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती है, इम्पोर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या है आपका धीरे-धीरे अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलांगो अडिगल ने जो शिल्पग्राम लिखा था, ये कब लिखा था? ये लिखा था 6th सेंचुरी एडी में। यानी कि अब हम लोग ना 6ठी शताब्दी में 7वीं शताब्दी तक हम लोग देख रहे हैं कि संगम पीरियड जो है ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक है? यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ मेंशन नहीं है ना, वो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ। जैसे कि अ, इनमें एक अब देखो कोई ना कोई तो मोनार्की जो है वो चलेगी, है ना? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पांड्या साम्राज्य जो है ये चीज़ इन लोग का वो किया करते थे, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ करवाया था। दूसरा ना इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, आप तो कहीं पे नोट करो या मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, नोट कर लेता हूँ, अगर आपने नोट नहीं कर रखा हो तो देख लेना। हाँ, मैं नोट करता हूँ, ठीक है? आप ध्यान देना। जैसे कि अ, अमई क्षार, अमई AMAI ए एक सेकंड, अमई CHAR अमित शाह। ये कौन है अमित शाह? इन्हें कहा जाता है मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पे आपको हम लोग देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं कि संगम टाइम पे किस प्रकार की पॉलिटिकल सिचुएशन थी। तो सबसे पहले तो हमें बात पता चलती है कि पांड्या साम्राज्य यहाँ पर रूल किया करते थे। तो दूसरा चीज़ कैसा उनका रूल था, ये भी हमें देखना है, उनके इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स कौन हुआ करते थे। क्या पता उनका भी हमें मेंशन मिले, तो हमें मेंशन मिला है। जैसे कि मिनिस्टर को कहा जाता है अमित शाह, अमित शाह, ठीक है? दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट क्या मिलता है हमें, पुरोहितर। अब पुरोहितर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पुरोहितर, ठीक है? पुरोहितर। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पुरोहितर का मतलब क्या होगा? विद्यानंद बताओगे पुरोहितर का मतलब क्या है? पंडित लोग। हाँ, फिर अगला दूतर, ये भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्या है दूतर? दूत जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाता। हाँ, ठीक है। उसकी बात करें सेनापतियर, सेनापतियर, ये क्या है? जो सेनापति होता है, कोई भी हाँ, मतलब सेना का जो हेड होता है। एग्ज़ैक्टली, ठीक है, एग्ज़ैक्टली। लास्ट ओरार, ओरार जो है, ये कहते हैं स्पाइज़ को, ठीक है? स्पाइज़, जो छुपे हुए अपना वो नहीं होते गुप्तचर, गुप्तचर को बेसिकली ओरार कहते थे इधर। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि मिनिस्टर सब हुआ करते थे, ठीक है? और इनका प्रॉपर अपना चला करता था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ना हमें संस्कृत से देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ कहना कि तमिल जो है एकदम ही डिफरेंट लैंग्वेज है और वो एकदम ही अलग है, तो भाई अगर ऐसा होता हिंदू नहीं होते तो पुरोहित वहाँ पे क्यों होते? कैसे होते? सिंपल सी बात है। तो अगर कोई कहे कि वो लोग हिंदू नहीं थे, जैसे अब एक बहुत आजकल आपने देखा होगा पोन्नियिन सेल्वन जो मूवी आई है PS1, उसके बाद से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, जो वहाँ पे कुछ द्रविड़ मूवमेंट चलाते हैं, जो अलग द्रविड़िस्तान की बात मांग करते हैं। वो कह रहे हैं वो जो पोन्नियिन सेल्वन थे या फिर राजराज चोला थे, जिन्हें कहा जाता है राजराज चोला, राजेंद्र चोला, ये तो हिंदू थे ही नहीं। अरे भाई वो हिंदू नहीं थे, वो शैव थे। तो शैव और हिंदू कोई अंतर है क्या? लार्जर टर्म में चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, सब के सब तो हिंदू ही हैं। तो उन लोग का ये कहना है कि नहीं वो उस टाइम पे हिंदुइज़्म नहीं था साउथ इंडिया में।
जो भी खैर, अब हम लोग चोला साम्राज्य को भी देखेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने बात किया है PS1, तो आज हम लोग चेरा चोला पांड्या को भी देखने का प्रयास करेंगे और दक्षिण भारत के जितने राजवंश हैं उनको एक बार में समाप्त कर देंगे, ठीक है? विजयनगर साम्राज्य को भी देखेंगे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य याद आ रहा है क्या आपको? मैंने कुछ उसका उल्लेख किया था, या चोला साम्राज्य आपको उल्लेख याद आ रहा है क्या? विद्यानंद, कुछ मैंने बात की थी 1-2 दिन पहले। विद्यानंद, सिर्फ इतना याद आ रहा है कि नहीं कि इसके बारे में कोई बात हुई थी कि नहीं? बस इतना बताओ। वैसे तो मुझे पता है कुछ पढ़ाई-लिखाई तो करते नहीं हो, तो याद क्या ही होगा। क्या चीज के लिए सर? हम लोगों ने चोला का क्या जिक्र किया था, चोल साम्राज्य का या फिर यस विजयनगर सर। साम्राज्य का? यस सर, यस सर। वो ये वाला क्या महाजनपद वाला। है महाजनपद? हम्म। महाजनपद में हमने चोल साम्राज्य का उल्लेख किया था, विजयनगर साम्राज्य का। मतलब कि महाशय ने अभी महाजनपद को भी नहीं पढ़ा है। पढ़ लेना, ठीक है? पढ़ लेना, कोशिश करना कि पढ़ाई कर लो। ये हम लोगों ने चर्चा की थी जब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर देख रहे थे, उस समय में। जब हम लोग दक्षिण भारत के मंदिर देख रहे थे, उस समय पे हम लोगों ने चर्चा की थी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जो पल्लव आर्किटेक्चर है उसके बारे में, जान कि महेंद्र जो थे, महेंद्रादित्य, उसके बाद फिर नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन का जो हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज दक्षिण भारत का, ममलापुरम में जो उन्होंने मंदिर सा बनवाया था, उसके बाद हम लोग देखे थे कि चोल साम्राज्य में वो अपने जीनिथ पे पहुंच गया था। और विजयनगर साम्राज्य में उससे भी बहुत आगे बढ़ करके हो गया था। जैसे हम लोगों ने बोला था कि बड़े-बड़े गोपुरम सब बनने लग गए थे चोल साम्राज्य में। गोपुरम का मतलब क्या था? गेट, सामने मंदिरों के सामने बड़े-बड़े गेट बनने लग गए थे, जो कि वर्मन साम्राज्य के टाइम पे, पल्लव साम्राज्य के टाइम पे नहीं था। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में बोला था कि वहाँ पे पहले जैसे चोल साम्राज्य में केवल सामने हुआ करता था गोपुरम, अब यहाँ पे मंदिरों के चारों बगल गोपुरम होने लग गया है। तो उस स्तर पे पहुँच गया, उस जबरदस्त स्तर पे पहुँच गया विजयनगर साम्राज्य। तो उसका उल्लेख वहां पर हुआ है, ठीक है? वो थोड़ा पढ़ाई करना शुरू करो, डेली डेली जो पढ़ा रहे सिर्फ उसे एक बार रिवाइज तो करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक बार पलट लो, वीडियो को जाकर 2x स्पीड पे देख लो, ठीक है? पर कुछ करो, एटलीस्ट पढ़ाई करो, वरना कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। छाया ने पहले से पढ़ ही रखा है, छाया को कोई टेंशन है नहीं, ठीक है? उसका तो रिवीजन हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। असल दिक्कत होगी आपको, विद्यानंद, क्योंकि चीजें याद नहीं रहेंगी, फिर बाद में बर्डन होगा कि इतना सारा हो गया। अब देखो, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होने को आई है, और इनफैक्ट जो चेरा चोला पांड्या जो साम्राज्य है वो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, जो आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। विजयनगर साम्राज्य मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, जो कोशिश करूंगा कि आज ही कंप्लीट हो जाए। जितना हो पाता है देखा जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको देखनी होती है, तो ज्यादा बर्डन ना हो, वो चीज का ध्यान देना, ठीक है? तो संगम एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ पोस्ट हुआ करते थे, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे ना इनकी किंगडम को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ फिर से कौन कौन सा पार्ट हुआ करते थे। देखो, सबसे पहले मंडलम। मंडलम, मंडलम का सबसे सिंपल मतलब समझ आ रहा है, मंडल, ठीक है? मंडल यानी कि एक ग्राम मंडल हम लोग कहते हैं, या फिर किसी चीज का मंडल कहते हैं, इस मंडल में ये है इसके मुखिया, ठीक है? तो मंडल, आज के टाइम पे मंडल टाइटल भी होने लग गई है, ठीक है? जो कि मंडल के प्रभारी हुआ करते थे, उसे मंडल टाइटल रख दिया जाता था। उसी को नाडु भी कहते हैं, नाडु, ठीक है? नाडु। आपने सुना है ना तमिलनाडु? ये तमिलनाडु क्या है? तमिलों का गांव का समूह, ठीक है? नाडु मतलब होता है गाँव का समूह, वो चीज़ है इम्पोर्टेंट, ठीक है? उसके बाद फिर उर, एक है उर, ठीक है? UR उर। उर का मतलब है टाउन, क्या है? टाउन, टाउन है, यानी कि शहर। फिर है पेरूर, पेरूर। पेरूर क्या है? बड़ा विलेज, बड़ा विलेज, बिग विलेज, ठीक है? पेरूर। और अंत में आते हैं सिरूर, सिरूर। सिरूर क्या है? सिरूर है अपना स्मॉल विलेज, छोटा विलेज, स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज। ऑलराइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उर का मतलब क्या है, तिरूर का मतलब क्या है, और सिरूर का मतलब क्या है, ठीक है? मंडल का मतलब क्या है? उर का मतलब सिंपल सा टाउन यानी कि शहर। पेरूर, ठीक है? पेरूर, पेड़ पे उड़ जा भाई, ठीक है? तो बड़ा विलेज। और सिर उड़, आपका सिर उड़ गया ये सब बातें सुन करके, तो कब उड़ेगा? जब आपका दिमाग छोटा होगा, इसका मतलब जब विलेज छोटा हो तो। सिर उड़ और मंडलम आपको समझ आ रहा है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा, पेरूर, सिरूर, उर और मंडलम।
ठीक है? ये उसके कुछ डिफरेंसेस थे। उसके बाद फिर क्या है अगर जो शहरी जो क्या कहते हैं कोस्टल एरिया होते थे, उसे कहते थे पत्तिनम, पत्तिनम। क्या कहते थे? पत्तिनम। ये आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या क्या आपने वर्ड कभी सुना है छाया? पत्तिनम, छाया? पत्तिनम आपने सुन रखा हो, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सुन रखा है, कब सुन रखा है? छाया? नहीं सुना। विद्यानंद आपने सुना है? नहीं सर। अगर अब मैं जवाब दूँगा तो आप दोनों के दोनों कहोगे सुन रखा है। विशाखापत्तनम का नाम सुना है? यस सर, विशाखापट्टनम? यस सर। हाँ, वो पत्तनम वही है। विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम जो आप कहते हैं, वो पत्तनम से ही आया है। विशाखापट्टनम जो है, ये कोस्टल एरिया है, ठीक है? हमें समझ आता है विशाखापट्टनम। तो पत्तनम शब्द से ही उसकी व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है? पत्तनम। तो पत्तनम का मतलब क्या है? कोस्टल टाउन जो होगा, शहर होगा, किसके किनारे पे? कोस्ट के किनारे पे बसा हुआ, ठीक है? उसे कहते हैं पत्तनम। मैं आपको इसलिए रिलेट करवाता हूँ ताकि आप इसे ये मत समझो कि मैंने कोई नया शब्द याद किया। ये सब आपने पहले से सुन रखा है, ठीक है? जैसे नाडु, तमिलनाडु आपने सुन रखा है, तमिलनाडु, है ना? तो वो चीज़ है। तो जो-जो चीज़ हम लोगों ने सुन रखा है, उस चीज़ को हम लोग रिलेट करके जाते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर एक वर्ड है फूहड़। अब ये मत कहना कि आपने फूहड़ नाम सुन रखा है, फूहड़ ये अलग चीज़ है। ये कहता है हार्बर एरिया, हार्बर एरिया, ठीक है? हार्बर एरिया आपने सुन रखा होगा। हार्बर एरिया क्या कहता है? जहाँ पे कि जहाज-वहाज सब डॉक-वॉक करते हैं, ठीक है? तो फूहड़। उसके बाद फिर आता है चेरी, क्या कहते हैं? चेरी, चेरी। अब चेरी का अर्थ क्या है? सबर्ब ऑफ टाउन, ठीक है? जो उसका सबर्ब है, सबर्ब ऑफ टाउन, सबर्ब ऑफ टाउन, ठीक है? तो ये चीज़ है चेरी। अब ये जूता पे पॉलिश करने वाला चेरी एक आता है, ठीक है? वो चीज़ चेरी नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये फूहड़, ये फूहड़ नहीं है, ठीक है? ये जो बंदरगाह है, ये फूहड़ बंदरगाह नहीं है, ठीक है? ऐसे याद करो कि ये जो बंदरगाह है, ये फूहड़ बंदरगाह नहीं है। तो फूहड़ मतलब कि हार्बर एरिया। फिर चेरी, चेरी जो है ये क्या है? सबर्ब ऑफ टाउन, चेरी। तो शहर वाले लोग ही जूता पे पॉलिश करवाते हैं, गाँव वालों के पास तो जूता भी नहीं होता पहनने के लिए, तो वो पॉलिश क्या करवाएँगे, ठीक है? ये चीज़ है। उसके बाद फिर क्या है, हम कुछ ना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि कैसे उन्हें रेवेन्यू प्राप्त होता है, ठीक है? कौन-कौन से टैक्स लगाया करते थे, वो एक इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है, पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो किसी भी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है, असल में एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का ही पार्ट है, क्या चीज़? आपका ये क्लियर होना कि उसका रेवेन्यू कहाँ से आता था, क्या-क्या उसके पार्ट हुआ करते थे, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें में हम हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे आप कोई सा भी पढ़ो, चाहे आप मौर्य साम्राज्य पढ़ो, या कोई सा साम्राज्य पढ़ो। अभी आप ये पढ़ रहे हो संगम लिटरेचर, उसमें जो मिलता है वो भी ध्यान रखना है। पहला है इसका करई, ठीक है? करई। अब करई जो है सिंपल सा हमें समझ आ रहा है, कर से बना करई। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। टैक्स पहले किस पे लगता था? ज़मीन के ऊपर, और किसी पे ही लगेगा, है ना? तो लैंड टैक्स को क्या कहते थे? करई। कर से करई बना, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होते जाता है इसीलिए ये, ठीक है? उसके बाद फिर है क्या? इरई, इरई, इरई। इरई क्या है बेसिकली हमारा? ये जो इरई 2 चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले क्या, ये मैं लिखूँगा नहीं, आप सुन लो इरई का मतलब क्या होता है? जो फ्यूडेटरीज़ होते थे, यानी कि जो सामंत हुआ करते थे, वो कुछ जो पैसा दिया करते थे अपने राजा को, जो उनका कंट्रोल किया करता था, उसे कहते थे इरई। ठीक है? उसे क्या कहते थे? इराई। साथ ही अगर कहीं पे युद्ध पे गए, वहाँ से कुछ ही लूट-पाट का माल इकट्ठा किया, तो जो लूटा हुआ माल है, जो युद्ध में, उसे भी क्या कहते थे? इराई। तो दोनों को इराई हम लोग कहा करते थे। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स हुआ करता था खजाने का, ठीक है? वो भरने का। उसके बाद फिर क्या है? एक है उलगु वरियम, उलगु वरियम, ठीक है? उलगु वरियम, उलगु वरियम। उलगु वरियम क्या है? ये है बेसिकली एक छोटे से टेरिटरी के ऊपर जो कुछ उत्पादन होगा, ठीक है? जो छोटे से टेरिटरी मान लो कि एक छोटा-सा एरिया है, ठीक है? उसके ऊपर जो कुछ भी उत्पादन होगा, किसी भी टाइप का, अलग-अलग टाइप का, सिर्फ अनाज का ही नहीं, किसी भी टाइप का होगा, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे कहते हैं उलगु वरियम, उलगु वरियम। और लास्ट में वरियर, लास्ट में क्या है? वरियर। वरियर क्या है? वरियर का मतलब होता है टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर उल्गू वरियम जो है ये एक प्रकार का कोई टैक्स है, तो वरियम से वरियर, वरियर यानी कि टैक्स कलेक्टर होगा कोई, ठीक है? करई, वरियर, इरई ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं।
ठीक है? ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको मैंने क्लियरली समझा दिया। इरई याद नहीं करवाया है, आपको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? करई, कर मतलब कि कर से करई बना, लैंड टैक्स। इरई, इरई, एक काम करो, राय देखो राय जो है किसको कहा जाता था? राजा को। जैसे विद्यानंद राय है ना? तो राय नाम का उपनाम शब्द का प्रयोग किया जाता था राजा के लिए। जैसे कृष्णदेव राय, आज आगे हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, उसमें कृष्णदेव राय, ठीक है? तो राय नाम लिया जाता था राजाओं के लिए। तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो राय जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं भूमिहार कास्ट, ब्राह्मण भूमिहार कास्ट, ये लोग शायद यूज़ करते हैं इसे, राय नाम को। है विद्यानंद, मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। हाँ। तो राय, तो वो क्यों नाम यूज़ होता है? क्योंकि उनके पास ज़मीन का कंट्रोल होता था, ठीक है? तो जो अपने बिहार के एरिया में उनके पास ज़मीन का कंट्रोल होता था, इसलिए राय, ठीक है? तो राय वहाँ से निकला है। तो यहाँ पे आई राय, जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा मैं राय को जाकर के दूँगा, ठीक है? क्योंकि राय ही हमारे मालिक है, कर्ता-धर्ता है, ठीक है? अब विद्यानंद ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि तुम नहीं हो राय आज के समय में। ठीक है? यस। हाँ, तो उसके बाद फिर अगला क्या है? उलगुवरियम। उलगुवरियम। उलगुवरियम के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो टेरिटरी है, टेरिटरी के ऊपर टैक्स लगना। उलगुवरियम, देखो, ये आप नॉर्मली याद कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और वरियम से वरीयर। देखो, एक हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कर ले रहा है, कर का ही बढ़ा हुआ रूप क्या है? वरीयम। वरीयम, उससे वरीय, वरीय मतलब क्या होता है? बड़ा, श्रेष्ठ। तो जो कर है, कर से भी श्रेष्ठ कर कौन-सा है? तो उल्गू वरीयम, क्योंकि उल्लू लोग जो हैं वो वर देते हैं। उल्लू लोग जो हैं वो जो टैक्स देते हैं। वरीयम यानी कि श्रेष्ठ, वर, है ना? वरीय हम कहते हैं ना, वरीय है ये, वरीय मतलब कि ये बड़ा है, ठीक है? बड़ा है। तो लैंड टैक्स से भी बड़ा टैक्स कौन-सा है? वह उल्गू वरियम, जो उल्लू लोग सब टेक्स्ट देते हैं, सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है? कोई भी दिल पे ना ले, और ये चीज़। फिर उसी वरियम है तो वरीयर, ठीक है? जो बड़ा टेक्स्ट है, वो बड़ा टेक्स्ट लेने वाला कौन? वरीयर। ये हो गया, हम लोगों ने चारों का चारों याद कर लिया, ठीक है? ऑल राइट। तो इस तरीके से हमने संगम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब देखो, संगम हम लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बच जाती है, जैसे कि मलयालम लिटरेचर भी हम लोग पढ़ लेते हैं साथ में, और साथ ही हम लोग कन्नड़ा लिटरेचर भी पढ़ लेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैंने तमिल लॉ नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे, तमिल, तमिल मैं नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं बार-बार प्रोनाउंस कर रहा हूँ तमिल, तमिल, हाँ? लॉ नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ तमिल, ठीक है? ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? क्या मेरे सर मुँह में आप छाले बता पड़ गए हैं? दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए क्यों। नहीं, कुछ तो बजा है पर जैसे हम लोग तो उतना प्रोनाउंसिएशन आता नहीं, हुँ, देखो, तो शायद। तमिल लैंग्वेज में ना लॉ साउंड है ही नहीं। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं लता, तो लोग लॉ साउंड है नहीं, वो बोलेंगे, वो लता बोल ही नहीं सकते, ठीक है? लॉ साउंड तमिल भाषा में है ही नहीं। तो लॉ शब्द से, लॉ अक्षर से शुरू होने वाले जितने शब्द हैं, या किसी शब्द के बीच में भी लॉ अक्षर आता है, तो वो उसे प्रोनाउंस नहीं करते लॉ की तरह, ठीक है? तमिल पूरी भाषा में ही लॉ अक्षर ही नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग तो उसे लॉ बोलते हैं, तमिल लॉ बोलते हैं। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं? तमिल र र, अजीब अजीब-सा साउंड हम लोग को लगता है, क्योंकि हम लोग वैसा हमारे में वो साउंड नहीं है। जैसे उनमें लॉ साउंड नहीं है, वैसे हमारे में वो साउंड नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो क्या तमिल र र र, अजीब-सा है। वो आप कभी कोशिश करना समझने की कि आखिर किस प्रकार से बोला जाता है। तमिल तमिल ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है? तो हम में वो साउंड नहीं है। जैसे उनमें लॉ साउंड नहीं है, वैसे हम में ये साउंड नहीं है। तमिल भाषा में और भी कई सारे साउंड नहीं है। अगर आपको कहीं मन करे ना लिटरेचर के ऊपर थोड़ा-सा देखने का, तो प्रयास करना और देखना कि आखिर इसमें कौन-कौन से साउंड नहीं है। आपका दिमाग चकरा जाएगा कि हैं, इसमें तो मतलब अपने कम से कम दसियों साउंड ऐसे हैं, दसियों अक्षर ऐसे जो उनमें है ही नहीं। उनका साउंड ही नहीं है ऊपर। तो बोलते कैसे हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आखिर वो बोलते कैसे हैं फिर? तो वो चीज़ है। ठीक है, फिर मलयालम के ऊपर आते हैं। मलयालम जो है बेसिकली केरला में बोली जाती है, ठीक है? और जो मलयालम का जो बड़ा वर्क मिलता है, ठीक है? जो बड़ा काम हमें मिलता है, वो मेडिवल पीरियड का मिलता है, जिसका कि नाम है, एक का नाम है भास कौटिल्य और दूसरे का नाम है कोका संदिसन। अब देखो, हाँ, जो अपना एक सबसे अच्छा सिंगर है, आप मुझे बता सकते हो भारत का सबसे अच्छा सिंगर कौन है? इंडिया का बेस्ट सिंगर, या मैं कहता हूँ, हाँ, चलो, इंडिया का बेस्ट सिंगर कौन है अभी के टाइम पे? छाया बताओ, इंडिया का बेस्ट सिंगर कौन है? इंडिया का बेस्ट सिंगर कौन है?
आई डोंट वांट फिलोसॉफिकल आंसर, ठीक है? कि नहीं ये तो पर्सपेक्टिव की बात है, कोई उसको माने, कोई इसे माने। विद्यानंद बताओ इंडिया का बेस्ट सिंगर कौन है? सर पहले तो लता मंगेशकर थी। गलत अब बात, कैसी बातें करते हो तुम? मुझे समझ ही नहीं आता। लता मंगेशकर बेस्ट थोड़ी है। अब मैं बोलूंगा तो सबके सब एग्री कर जाओगे इस बात पे। लता मंगेशकर से बहुत अच्छा, लता मंगेशकर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपने टोनी कक्कर कौन का नाम सा? सुना यस सर। है? कोई भी चीज कोका को गाना कोका बना दो। कोका 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 कोका, ठीक है? तो कोका कोका का जो संदेश दिया था ना उसे कि ये गाना बनाओ, वो इन्होंने ही दिया था, मलयाली लिटरेचर वालों ने ही दिया था। और इंडिया का बेस्ट सिंगर आज के टाइम पे है वो कौन? टोनी कक्कड़, ठीक है? तो कोका 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 बार बार रिपीट करने का काम, ठीक है, वो टोनी कक्कड़ से, ठीक है, उसी को संदेश देने का काम कर रहा है, कोका संदेशन, ठीक है, तो वो चीज है। तो मेडिवल टाइम पे उसे लिखा गया था और उसी से संदेश प्राप्त किया था, जैसे टोनी कक्कड़ ने। इसलिए आज ये इंडिया का नंबर वन सिंगर है, ठीक है। दूसरा भास कौटिल्य। भास कौटिल्य आपको पता चल रहा है कौटिल्य का अर्थ क्या है? जो कि हमने देखा चाणक्य, चाणक्य का ही दूसरा नाम यस कौटिल्य। का ना दूसरा नाम कौटिल्य था। यस। हाँ हाँ। वो विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, चाणक्य है, सब लोग। तो उसके ऊपर भाष्य करने वाले का काम, ठीक है, वो है भाष्य कौटिल्य। भाष्य मतलब कि क्या होता है? उसके ऊपर कमेंट्री करना, ठीक है। तो ये चीज है, अर्थशास्त्र के ऊपर उन्होंने किया, तो बन गया क्या? भाष्य कौटिल्य। ये क्या गया कमेंट्री किस भाषा में? मलयालम भाषा में। अब यहाँ पे मलयालम में भी लॉ साउंड नहीं है, मलयालम में भी आई गेस लॉ साउंड नहीं है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बाकी आप देख लेना, कंफर्म कर लेना। उसके बाद फिर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट काम हुआ है, जैसे कि रामचरितम, जैसे ऊपर में हम लोग का रामचरित मानस है, वैसे यहाँ पे रामचरितम है, ठीक है, मलयालम भाषा में। और उसके बाद फिर एक और एपिक पोएम लिखा गया है, किसके द्वारा? चीरा मन द्वारा। वही उसी का नाम है रामचरितम। और जैसे हम लोग कहते हैं तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी है, ऐसे ही चीरा मन ने क्या लिखा है? रामचरितम। चीरा मन ने क्या लिखा है? रामचरितम। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। चीरा, चीरा मन, ठीक है, चीरा मन, रामचरितमानस, ठीक है। तो हम लोग कैसे जीरे के जैसे हैं, हम लोग को मतलब रामचरितमानस का तो नाम सुना है, किंतु इतना इंपॉर्टेंट अपने ही देश के दूसरे रामायण के बारे में नहीं पता, रामचरितम के बारे में। हम लोग एकदम जीरे की तरह है, हमारा मन भी एकदम जीरे की तरह है, काला काला। हमें कुछ ना तो उसके बारे में जानना है, और ना ही हमारी उतनी औकात है, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता अभी तक। आज पहली बार पता चला कि जीरे जैसा मन है हमारा, चीरे जैसा मन। हमें ये तक नहीं पता कि दक्षिण भारत में भी रामचरितम जैसा कोई बड़ा काम किया गया है, ठीक है, मलयालम भाषा में। तो ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है, चीरामन। उसके बाद फिर है एड़हू तचन, एड़हू थचन। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? देखो, मैंने ई जेड यू को एड़ू प्रोनाउंस किया है, ये तो सही प्रोनाउंस किया है, ई जेड एच यू। मैंने इसे सही प्रोनाउंस किया है, एड़ू, ठीक है, शायद, आई गेस। फिर आगे कैसे प्रोनाउंस करेंगे मुझे नहीं आता। आप लोग जेड एच यू को र को बोल रहे हो, र र, वो वही वैसे ही बोला ही जाता है, एड़ू, एड़ू दर्शन, ऐसे ऐसे कुछ बोला जाता है, एक्जेक्टली नहीं पता। ये भक्ति मूवमेंट के प्रचारक रहे हैं, बहुत बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं, ठीक है, नाम जो भी है इनका। और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज, फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। एरू टचन, ये जो है ना, ये टशन में रहता है हमेशा। भाई टशन में क्यों ना रहे, ये तो मलयालम लैंग्वेज के जो है ये फादर माने जाते हैं, मलयाली के फादर माने जाते हैं, मलयाली भाषा के, तो क्यों ना टशन में रहे, ठीक है। अब आप ऐसे याद कर लेना, और भले उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, आप उसे टशन प्रोनाउंस करो, ये टशन में रहता है, ठीक है। और THACH टशन, ठीक है। और तुम तो टशन में, और हेरो, और तुम तो टशन में रहते हो। अच्छा, उसका फिर एक आता है क्या? चंपू। अब चंपू का अर्थ ये बताएगा विद्यानंद। चंपू काव्य आपने कभी सुना है? चंपू काव्य विद्यानंद यस सर, चंपू का। क्या होता है? सर सिर्फ पढ़े हैं चंपू का मतलब, जब ये कादम्बरी पढ़ रहे थे तो उसमें चंपू का बताया गया था, चंपू का के बारे में। लेकिन उतना मतलब डिटेल से नहीं पढ़ना था उसमें, कादम्बरी का ही भाग पढ़ना था। तो कादम्बरी जो किताब है वो चंपू काव्य है क्या? नहीं वो नहीं, उसमें मतलब बताया गया था चंपू का अच्छा, के बारे में। अच्छा, तो ये होता क्या है, एक लाइन में भी नहीं पता? सब नहीं। ओके, ऑल राइट। देखो, जब भी हम लोग जो अपना जो लिखने का जो शैली है, ये सामान्यतः दो तरीके का होता है, या तो हम कहानी जैसा कुछ लिखते हैं, या तो हम कविता जैसा कुछ लिखते हैं, है ना? या तो हम गद्य में लिखते हैं, या तो हम पद्य में लिखते हैं। यदि हम
एक इसे परिष्कृत भाषा में बोले तो या तो हम बोलते हैं गद्य या तो पद्य, है ना? तो गद्य पद्य होता है, किंतु एक बीच का आया जिसे कहा जाता है चंपू, चंपू काव्य। ठीक है, चंपू काव्य में क्या होता है कि इसमें गद्य का भी प्रयोग होता है और पद्य का भी प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों का ही इसमें प्रयोग होता है। अब इसमें उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि उदाहरण आप देखो तो पंचतंत्र, पंचतंत्र जो लिखा गया है ये चंपू काव्य में लिखा गया है, यानी कि इसमें गद्य भी है, पद्य भी है। अब चंपू जो है आप लोगों ने समझा, पंचतंत्र आपने काफी फेमस ही आपको उदाहरण ध्यान रहेगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। दूसरा हितोपदेश, हितोपदेश नाम की भी एक इंपॉर्टेंट किताब है, नाम आपने सुना होगा, वो भी जो है चंपू काव्य ही है, ठीक है? चंपू काव्य ही है। उधर आप लोग का टास्क है ना कि आप क्या करके ना इसके 2-4 उदाहरण ना अभी रिसेंट के सर्च करना कि कौन-कौन सा जो है चंपू काव्य है। अपने कुछ बहुत ही क्रांतिकारी मॉडर्न इंडिया में कवि हुए हैं, ठीक है? मॉडर्न इंडिया में कुछ बड़ी क्रांतिकारी कवि हुए हैं। अम, अगर मैं आपको उनका वो बोलूँ तो ये समझ लो रामधारी सिंह दिनकर सबके समय के, ठीक है? आपको इतना मैंने हिंट दे दिया। उन लोगों ने भी किसी ने चंपू काव्य लिखा है, किसने लिखा है आप लोग को सर्च करना है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है या रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है या किसी और ने लिखा है, आप लोग को वो पता करना है। निराला ने लिखा है, किसने लिखा है। तो बड़ी अच्छी चंपू काव्य आप पढ़ के देखना अच्छा लगेगा, ठीक है? तो चंपू काव्य, तो इसमें भी लिखा गया लिटरेरी स्टाइल यहाँ पे पोएट्री और प्रोज को मिला करके लिखा गया, ठीक है? क्योंकि तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ा, संस्कृत सब में हमें प्राप्त होता है चंपू काव्य, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? उधर क्या आता है तेलुगु लिटरेचर में। तेलुगु लिटरेचर जो है सबसे कहा जाता है कि सबसे पहला जो तेलुगु पोएट है वो है नन्नाया, ठीक है? नन्नाया, नन्नाया, नन्नाया। कैसे मतलब ये क्या है नन्नाया? नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, सबसे पहले यही आपके मन में आया ना ये सुन करके? नन्ना आया, है? ये गाना और तो कुछ आपको ऐसा कुछ याद आया नहीं होगा? नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, तो ये नन्ना आया, ठीक है? सिंपल सा आपको याद करना है। पहला जो है तेलुगु का लिटरेचर इनके द्वारा लिखा हुआ मिलता है। लेकिन इसको ज़ेनिथ प्राप्त हुआ विजयनगर पीरियड में। कब प्राप्त हुआ? विजयनगर साम्राज्य में इनको ये टॉप अपने शीर्ष शिखर पे पहुँचे हैं। और इसी को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। गोल्डन एज कहा जाता है तेलुगु लिटरेचर का। और इसमें कुछ इंपोर्टेंट किताबें लिखी गई है, वो चीज़ आप देखो ध्यान से। जैसे कि क्या है? उत्तर अहिर अहरि वंशम, ठीक है? ये वो प्रोनाउंस करना हम लोग के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। उत्तर हरिवंशम, उत्तर हरिवंशम, ठीक है? उत्तर हरिवंशम, यानी कि उत्तर हरिवंश, आई गेस ऐसा ही कुछ होगा, आई डोंट नो, ठीक है? ये कंपोज़ किया गया है नचना सोमनाथ के द्वारा, ठीक है? सोमनाथ मंदिर में जाकर के कोई नाचा, ठीक है? उन्होंने कंपोज़ किया उत्तर हरिवंशम, उत्तर हरि के वंश उत्तर दो, हरि के वंश उत्तर दो, ऐसा कुछ। अब देखो एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा इस पे, ठीक है? कि क्या है ये? आई डोंट नो, मैंने इसे ना पढ़ा है ना इसके बारे में सर्च किया है कभी। इसे किसने लिखा है तो बुक्कावन, अब आप कहोगे बुक्कावन कौन है? अब देखो हम लोग देखते हैं ना विजयनगर एम्पायर को थोड़ा-सा देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर जो है, ये मेडिवल टाइम का एक साम्राज्य है, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है और दक्षिण भारत का साम्राज्य है। इसके टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। अपना जो दक्षिण भारत का जो ग्लोरी है वो टॉप पे पहुँचा है, ठीक है? और उसके संस्थापक का नाम क्या है? हरिहरा और बुक्का। ठीक है? हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन लोगों ने मिलकर के इसे किया था, ठीक है? इसे एस्टेब्लिश किया था। तो हम अभी इसे डिटेल में देखेंगे आगे, ये जैसा हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो बुक्का वन ने ही इसे लिखा था नचना सोमनाथा को, ठीक है? इसके इसके किसी कोर्ट पोएट ने, मतलब कि बुक्का वन के किसी कोर्ट पोएट ने, इनके दरबार में कोई कवि थे उन्होंने लिखा था, बुक्का वन ने डायरेक्टली नहीं लिखा था, इनके किसी कोर्ट पोएट ने लिखा था नचना सोमनाथा ने नाम पे, ठीक है? ओके। उसके बाद फिर कुछ ना कृष्णदेव राय ने भी एक लिखा था। कृष्णदेव राय कौन थे? विजयनगर साम्राज्य जब अपने शिखर पे था, तो उस समय शासन कर रहे थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है? और वही सबसे इम्पोर्टेंट रूलर भी माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कहे कि रूलर कौन है, तो वो थे कृष्णदेव राय, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एक किताब लिखी थी अमुक्तमाल्यदा, अमुक्तमाल्यदा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। आपको बहुत ही इसके बारे में मतलब हमेशा ध्यान रखना है। सपने में भी अगर कोई आपसे आके पूछे कि उन्होंने कौन-सी किताब लिखी थी कृष्णदेव राय ने या फिर अमुक्तमाल्यदा किसने लिखी थी, तो आपको सपने में ये भी पता होना चाहिए कि अमुक्तमाल्यदा इज़ इक्वल टू कृष्णदेव राय इज़ इक्वल टू विजयनगर साम्राज्य, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट है। हर साल इससे विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये हम विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे। अच्छा, आपने सुना होगा जो अकबर था, अकबर के समय में नवरत्न थे। सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे ही हम लोग का जो है ना जो यस। हाँ, ठीक है। ऐसे ही जो सम्राट विक्रमादित्य के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, तो सम्राट विक्रमादित्य के पास भी नवरत्न थे।
तो नवरत्न का कंसेप्ट अकबर ने एक्चुअली लिया था सम्राट विक्रमादित्य से, ठीक है? उसके बाद फिर आने वाले अलग-अलग शासक होते आए हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जो कनिष्क था, कनिष्क के भी समय में इम्पोर्टेंट वो लोग सब थे, है ना? इसीलिए जितने भी आपके बड़े-बड़े शासक हुए ना, उन सबके पास ना एक मंत्रियों का एक सॉलिड समूह हुआ करता था, ठीक है? नवरत्न हो या कुछ और उस टाइप का हो, तो ठीक इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अष्टदिग्गज, यानी कि 8 दिग्गज लोग हुआ करते थे, ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं, इनका नाम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो पहले है अल्लाह सनी पेदन्ना, अल्लाह सनी पेदन्ना, ठीक है? अ, अब देखो यहाँ पे मैं इस शब्द के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे अपना ध्यान रखना है, ठीक है? मुझे अपना ध्यान रखना है, मैं इसलिए इस पे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो आप समझ जाना कि इस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अल्लाह सनी पेदन्ना, ठीक है? ये लिखा है इन्होंने क्या मनु चरित्र, ठीक है? मनु चरित्र, मनु कौन? मनु महाराज जो आपके थे, उनके बारे में चरित्र, ठीक है? मनु चरित्र और इन्हें कहा जाता है अल्लासी पेदन्ना को आंध्र कविता पिता महुदू यानी कि आंध्र कविता के पितामह, ठीक है? उनके दादा। इतना बड़ा इनका काम था। मनु चरित्र इन्होंने लिखा था और अल्लाह सनी पेदन्ना, ठीक है? ये आप देख लेना इसको इससे आप क्या समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नंदी थिमन्ना, ठीक है? इन्होंने भी एक किताब लिखी, पारिजात पहाड़ आनमू। देखो बड़ा ही लंबा-लंबा नाम है, ऐसे याद करो, पारिजात अपहरण, पारिजात अपहरण, अपहरण अमू। देखो ये लिखा भी वही है, पारिजात, पारिजात वृक्ष है स्वर्ग में, आप लोगों ने नाम सुना होगा पारिजात वृक्ष, है ना? तो पारिजात अपहरण, पारिजात का अपहरण। अब पारिजात यहाँ पे कोई लड़की हो सकती है, किंतु हम इसे स्वर्ग से धारण करेंगे, स्वर्ग का एक वृक्ष है पारिजात, ठीक है? पारिजात वृक्ष। तो पारिजात का अपहरण हो गया, ऐसा कौन बता रहा है? नंदी बता रहे हैं, ठीक है? नंदी तिम्मन्ना खराब मन से बता रहे हैं, ठीक है? खराब मन से बता रहे हैं कि पारिजात की चोरी हो गई। नंदी तिम्मन्ना, नंदी, ठीक है? और फिर तेनाली रामकृष्ण, अब देखो तेनाली रामकृष्ण का नाम आप सबने सुना होगा। क्या विद्यानंद सुना है? यस सर। हुँ, तेनाली रामकृष्ण इन्होंने उन्हीं के टाइम पे थे, कृष्णदेव राय के ही टाइम पे थे। तो ये अभी तक आपने खाली इनका नाम सुना होगा, अब आप सुन लो कृष्णदेव राय का नाम। विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और खूब मज़े लिया करते थे उनके, ठीक है? कृष्णदेव राय के फुल मज़े लिया करते थे तेनाली रामकृष्ण। ये बड़े ही यस सर, ये इंटरेस्टिंग 8 दिग्गज में से ये भी एक थे। हाँ, उस समय मतलब इनके कृष्णदेव राय के ये मतलब ये में रहते थे ये भी। 8 में से ये भी एक थे, हाँ, 8 के तेनालीराम। हाँ, 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 बिल्कुल, 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 डेफ़िनिटली। अच्छा, अपने बिहार में भी एक हुए हैं ऐसे ही जैसे बीरबल हैं, जैसे तेनाली रामकृष्ण हैं, वैसे ही बिहार में भी ऐसे ही कोई कोटियर हुआ है, उनका नाम क्या है? ऐसे ही कोई बड़ी ज़बरदस्त कैरेक्टर हुआ है। कोई नाम बता सकता है, जानता है? सर ध्यान में नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए आप तो याद आ छाया जाए। आपको ध्यान है? ये तो आप ही के गाँव के होंगे। मतलब गाँव का मतलब कि आप ही के एरिया के हैं। नाम सुना है छाया? लगता है सो गई। हाँ, बताइए नाम बताइए फिर। हाँ कहने से क्या काम चलेगा? देखो बिहार का मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप बिहारी हो तो आपको पता होनी चाहिए ये बात, ठीक है? ओके, मैं ही बता देता हूँ अगर आपको ध्यान नहीं है तो नाम। गोनू झा, नाम सुना है गोनू झा? गोनू झा? सर नहीं, आज पहली बार सुन रहा पहली बार नहीं सुना होगा आपने, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो हिंदी की किताब में गोनू झा की एक कहानी भी थी। एनसीईआरटी पढ़ी है आपने हिंदी की बचपन में? हूँ। नहीं। नहीं, प्राइवेट स्कूल से थे? नहीं मतलब प्राइवेट स्कूल से नहीं था, लेकिन उतना डिटेल से कौन पढ़ता है 9 10, उतना याद भी नहीं है। 10 11 12 तो साइंस से था। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो बेसिकली गोनू झा थे एक कैरेक्टर, बहुत ही जबरदस्त, बड़े ही कॉमिकल कैरेक्टर थे, ठीक है? उनकी भी ऐसी ही कहानियाँ फेमस है, तेनाली रामकृष्ण की तरह, बीरबल की तरह। उन्होंने बड़े मजे लिए थे अपने राजा के। तो वो ठीक है, गोनू झा, याद रखना आप गोनू झा, अब सुन लेना गोनू झा, ठीक है? उसके बाद फिर है एक ऐसी रामराज भूषणुदू, भूषणुदू, ठीक है? रामराज भूषण, इन्होंने लिखा था वासुचरितम, ऐसे ही ये सब नाम सब आप पढ़ लेना। हरिश्चंद्र, नलोपाख्यान, अमू। अब देखो यहाँ पे ना
तेलुगु भाषा में अमू, अमू हर चीज़ में लगा देते हैं, ठीक है? अमू, अमू हर चीज़ में लगा देते हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना, अगर कोई पूछे कि अमू किसी के नाम आगे लिखा हो, जैसे लास्ट में देखो, राम अभ्युदयमऊ, ठीक है? अब ना एक मैं इसे हाइलाइट कर देता हूँ, देखो, यहाँ पे ना अमू, अमू लिखा हुआ है इधर, ठीक है? यहाँ भी अमू लगा हुआ है, यहाँ भी अमू लगा हुआ है। तो इससे ना आप एक चीज़ कर सकते हो, ये पकड़ सकते हो कि तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा का ये है कुछ किताब, ये आप इससे पता लगा सकते हो, ठीक है? जहाँ भी आपको अमू लिखा मिल जाए, आप सीधा-सीधा उसे एलिमिनेट कर देना या फिर उसका यूज़ कर लेना कि ये तो तेलुगु भाषा है। और यदि पूछे कब किसके टाइम पे लिखा गया था, तो ये भी आप सीधा-सीधा कह सकते हो कि ये कृष्णदेव राय के समय में लिखा गया है, क्योंकि मेजरली इन्हीं के टाइम पे तेलुगु वर्क हुआ है, इन्हीं के टाइम पे ये अपने शिखर पे पहुँचा है, ठीक है? तो अमू जिसमें भी लग जाए, आप इस तरीके से इसे वो कर लेना अमू, ठीक है? ये चीज़ है। साथ ही मल्लन्ना, अ, मदयगरी, मल्लन्ना, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करोगे, ठीक है? मल्लन्ना, ऐसे ही है, रामभद्रुदु। इसमें उ ऊ ऊ ऊ जैसे भूषणुदु, अब देखो यहाँ पे नाम में ना उदू लगाते हैं लास्ट में, यूडीयू, ठीक है? ये देखो, रामभद्रुदु, बदरुदु, ठीक है? यहाँ पे उदू, तो उदू-उदू लगाते हैं नाम में, तो उदू-उदू नाम याद रखने से आप कहना कि उर्दू नहीं है, उर्दू तो है किंतु उर्दू उर्दू नहीं है। बेसिकली आप कैसे भी याद करने से आप है, ठीक है? यहाँ पे इनका कुछ फेमस दे रखा है। देखो, ही पैट्रोनाइज़्ड कन्नड़ पोएट्स आल्सो, अब इन्होंने ना कन्नड़ पोएट्स को भी पैट्रोनाइज़ किया था, तो ऐसा नहीं है कि कृष्णदेव राय ने केवल और केवल तेलुगु का प्रचार-प्रसार किया था, इन्होंने कन्नड़ लिटरेचर को भी बढ़ावा दिया था। तो ऐसा स्टेटमेंट बना के आ सकता है कि उन्होंने केवल ओनली इन्होंने तेलुगु को पैट्रोनाइज़ किया, तो ऐसा नहीं है, इन्होंने संस्कृत का भी काम किया, इन लोगों ने इन्होंने कन्नड़ा में भी काम किया, सब भाषाओं को इन्होंने सम्मान देने का कार्य किया था, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ा पोएट का नाम आए अगर तो क्या-क्या नाम है? मल्लनार्य, चाटू विठ्ठलनाथ, या थिम्मन्ना, ये है। व्यासतीर्थ, व्यासतीर्थ जो है उनके राजगुरु माने जाते हैं। कन्नड़ संत उनके राजगुरु माने जाते हैं, कौन? व्यासतीर्थ। यानी कि राज के दरबार में ही रहा करते थे ये राजगुरु के तौर पे। व्यासतीर्थ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, व्यासतीर्थ, ठीक है? व्यासतीर्थ, व्यासतीर्थ। जो व्यास ऋषि थे, वेद व्यास जी, वो गए थे तीर्थ यात्रा पे, कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य में, क्योंकि इनके बारे में इन्होंने इतना ज़्यादा सुना था कि ये सोचे एक बार यहाँ से होकर के आते हैं, ठीक है? व्यास तीर्थ, उन्होंने कन्नड़ा लिटरेचर में उन्होंने काम किया, व्यास ने, ठीक है? कन्नड़ा संत थे वो। फिर कृष्णदेव रायन दिनचरी, ठीक है? कृष्णदेव रायन दिनचरी, उनका दिनचर्या कैसा हुआ करता था, दिनचर्या उनकी कैसी हुआ करती थी, वो एक किताब है, ठीक है? उसके बाद फिर अमुक्तमाल्यदा, ये बहुत ही फेमस है जो मैंने आपको कहा, ठीक है? ये इन्होंने कब लिखा था? जब ये कलिंग के अपने कैंपेन पे गए थे, कभी कलिंग के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए थे, उस टाइम पे ट्रैवलिंग के दौरान इन्होंने अमुक्तमाल्यदा लिखी थी। इसमें बताते हैं भगवान विष्णु उनके सपने में आए थे और क्या-क्या इन्होंने बोला भगवान विष्णु ने, वो इसमें बताते हैं अमुक्तमाल्यदा में, ठीक है? अमुक्तमाल्यदा। उन्होंने मुझे अ, माल से, कैसे भी याद कर लो, अमुक्त और मुक्त, मुझे मुक्त नहीं, मैं उसमें फँस गया, ऐसा कह रहे हैं कि तुम फँस गए हो अपने माल के चक्कर में, इसलिए तुम कलिंग के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, मत करो। तुम अमुक्त हो चुके हो, तुम्हें मुक्त होना है, तुम्हें संसार से मुक्त होना है। ऐसे भी याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? इन्होंने फिर संस्कृत में भी कुछ लिखा जैसे कि मदालसा चरित्र, ठीक है? उसके बाद फिर सत्यवधू परिणय, उसके बाद फिर रास मंजरी, जाम्बवती कल्याण। अब देखो, कल्याण का मतलब मैंने आपको कहा था विवाह होता है दक्षिण भारत में, ठीक है? वो लोग विवाह को कल्याण कहते हैं। जाम्बवती, जाम्बवती कौन है? ये है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती, जामवंत की बेटी, पत्नी उनकी, ठीक है? स्यमंतक मणि जो है उनको लाने के लिए जब गए थे विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, उस टाइम पे जामवंत ने उनसे लड़ाई किया था। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, जामवंत जब हार गए थे उनसे, उस टाइम पे वो उसे फिर स्यमंतक मणि वापस कर देते हैं। तो ये बेसिकली कहानी है। रास मंजरी, फिर सत्यवादु परिणय, उसके बाद फिर मदालसा चरित्र। देखो मैं एक चीज़ कहूँगा ना, मदालसा चरित्र को ना अवश्य पढ़ना। ठीक है, मदालसा सर्च करना, आपको पता है क्या मदालसा के बारे में? मदालसा के बारे में क्या आप में से किसी को पता है? मदालसा कौन थी? नहीं सर। मदालसा। एक काम करो, इनके बारे में ना 100% सर्च करो मदालसा कौन है, ठीक है? मैं आपको बेसिकली इनके बारे में छोटा-सा बता देता हूँ। मदालसा जो है, ये एक रानी थी। मदालसा एक रानी थी, जिन्होंने क्या होता था ना, इनके जितने भी बच्चे होते थे, इन्होंने अपने पति से एक चीज़ कह रखा था कि मैं आपके बच्चे के साथ कुछ करूँ, आप कुछ नहीं पूछोगे, ठीक है? तो वो कहते थे ठीक है। ये क्या करती थी कि अपने बच्चों को ना एकदम वो कह देती थी, क्या कहते हैं, परिव्राजक बना देती थी, संसार से मुक्त बना देती थी। जन्म लेते ही उन्हें क्या सुनाने लग जाती थी, तुम क्या हो? जब बच्चे रोते थे तो उन्हें समझाती थी,
शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। यानी कि तुम्हें रोने की क्या आवश्यकता, तुम्हें रोने की क्या आवश्यकता, तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। इस प्रकार से वो बच्चे को सिखा दिया करती थी। और बच्चे हो जाया करते थे क्या, परिव्राजक। बच्चों को मोह माया का कुछ रह ही नहीं जाता था। अब राजा हो गए परेशान। उन्होंने कहा, हे देवी आप ये क्या कर रहे हो, शासन चलाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है, कोई तो होना चाहिए। मैं 5:30 पे लीव करना चाहती हूँ, मैं वीडियो से आगे कर लूँ, नो इश्यू, आप जा सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी बड़ा ही फेमस है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने अपने बच्चे को, सभी बच्चों को बना दिया था एकदम मुक्त, जीवन मुक्त उन्होंने बना दिया था। इसलिए मदालसा का चरित्र सारे साधु संत गाते हैं, ठीक है, आज भी गाते हैं। तो मदालसा चरित्र, फिर अंतिम में राजा ने कहा कि कम से कम एक बच्चे को तो रहने दो। तो जो उनका सबसे छोटा बेटा था, उनकी माँ ने कहा ठीक है, मैं इसे वैसा नहीं बनाऊंगी, मैं इसे संत टाइप नहीं बनाऊंगी। किंतु फिर भी उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके दिया, एक कागज में कुछ लिख करके दिया, अपने छोटे बेटे को दिया। कहा जो कि जब तुम एकदम जीवन के सबसे अधिक परेशानी के समय में हो ना, उस समय तुम इसे खोलना, उससे पहले मत खोलना। तो बाद में जब सब खत्म हो जाता है, उसके मम्मी-पापा, वो बच्चा बचता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, समस्या आती है, तो वो उसे याद आता है अपनी माँ के द्वारा लिखा हुआ कुछ, वो उसे लेता है, खोलता है, दिखता है। तो उसमें फिर से वही शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी आता है लिखा हुआ। फिर उसे पढ़ के उसके मन में क्रोध से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो भी अपना वैसा ही बन जाता है। तो मदालसा एक ऐसी माँ है, जैसी कि माँ भारत में सभी माँओं को होना चाहिए। तो स्त्रियों के लिए, छाया के लिए, या और भी आपकी बहनें होंगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उन्हें ये चीज़ ना पढ़ने के लिए देना, पढ़ना, पढ़वाना, उनकी चरित्र को, मदालसा के चरित्र को, क्योंकि सामान्य जीवन में जीना बहुत आवश्यक है, किंतु उसके बाद भी हमें काम करना, मुक्त होना, जीवन मुक्त बनना, ये अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है? यदि हम लोग अम सिर्फ अपनी भौतिकवाद में ना जीना चाहते हो तो, आगे के लिए सोचते हो तो, ठीक है? तो ये मदालसा चरित्र है। तो इन्होंने भी मदालसा चरित्र को लिखा था, ठीक है? संस्कृत में ही मदालसा चरित्र को लिखा था। ऑलराइट। अब इन्होंने भी तमिल पोएट हरिदास को भी पैट्रोनाइज़ किया था। हम लोगों ने इससे देख लिया कि इन्होंने कन्नड़ा को भी पैट्रोनाइज़ किया, संस्कृत को भी किया, तेलुगु को तो डेफिनिटली किया ही किया, और फिर तमिल को भी किया, हरिदास, हरि के दास को। अब देखो ये भी तमिल पोएट है, किंतु इनका नाम क्या, हरिदास। अब खुद ही भाई दास बनना चाह रहे हैं। मतलब आज भी लोग कहते हैं कि नहीं वो लोग हिंदू नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। अरे हरिदास उस टाइम की बात है, हरिदास। हरि के दास अपने आप को स्वयं को मानते थे, उनके मम्मी-पापा उन्हें मानते थे, वो चीज़। फिर कन्नड़ा लिटरेचर हम लोगों ने देखना है। कन्नड़ा लिटरेचर पे ना जैनों का प्रभाव बहुत अधिक रहा। और जैनों ने उसमें बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है? तो जो हमारे जैन बंधु हैं उन्होंने इसमें बहुत सारे काम किए, और उन्हीं के कारण कन्नड़ा लिटरेचर जो है उतना पॉपुलर हो पाया। अन्यथा उतना ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हो पाता। जैसे कि एक किताब है, धर्मनाथ पुराण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, धर्मनाथ पुराण, आदिनाथ, आदिनाथ भगवान जो है ये ऋषभ देव को कहा जाता है। हमारे भी भागवत पुराण में ऋषभ देव का वर्णन आता है। तो ऋषभ देव जो है ना, अ, उनके बारे में आदिनाथ कहा जाता है। तो उन्हीं सब के बारे में, जैन तीर्थंकरों के बारे में वर्णन हमें मिलता है धर्म धर्मनाथ पुराण में, धर्मनाथ पुराण में, ठीक है? तो ये किसने लिखा था? माधव ने, ठीक है? जैन जो स्कॉलर थे उनका नाम था माधव। और इसमें इन्होंने लिखा था 15वें तीर्थंकर की कहानी के बारे में, 15वें तीर्थंकर के बारे में विषय में उन्होंने लिखा था, जिसका नाम दिया था धर्मनाथ पुराण, ठीक है? उधर फिर और भी स्कॉलर्स हुए जैसे कि उरित्त विलास, इन्होंने क्या लिखा? धर्म परीक्षे, ऐसे धर्म परीक्षे, उरित्त विलास, ठीक है? उसके बाद फिर ये किस चीज़ के ऊपर लिखा है? जैन टीचिंग के ऊपर। जैन टीचिंग है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है धर्म परीक्षे। धर्म आपकी कैसे परीक्षा लेती है? जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो जैन साधु संत होते हैं ना, वो कभी स्नान नहीं करते। आपको ये बात पता है? जैन साधु संत कभी भी स्नान नहीं करते। आपको आइडिया था विद्यानंद? सर साधु लोग तो सुबह सुबह उठ के करते हैं स्नान। एग्ज़ैक्टली। ये हमारे हिंदू धर्म के साधु जो है ये सुबह-सुबह उठ के स्नान करते हैं। किंतु जैन धर्म के जो साधु हैं, वो लोग कभी स्नान नहीं करते। वो स्नान करने को पाप मानते हैं, इसलिए वो स्नान ही नहीं करते हैं। वो लोग अपने बालों को नोचते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना, रोंवा नहीं नोचना चाहिए कभी भी। हम लोग के इधर फेमस है कहावत कि कभी भी किसी का रोंवा ना नोचो, रोंवा मत नोचो। जो रोम है, रोम के जो बाल हैं, वो कभी नोचना नहीं चाहिए किसी के शरीर का। उन जैन साधु जो है वो स्वयं के शरीर का बाल नोचते हैं, ठीक है? एकदम बड़ा पीड़ा कष्ट सहते हैं, वो अपने बालों को नोचते हैं। तो अब क्या है, अब आप सुनोगे कि वो कभी स्नान नहीं करते, ऐसे रहते हैं, बालों को नोचते हैं, तो हो सकता है आपके मन में उनके लिए गलत इमेज बने, ठीक है? तो वही उनके धर्म की परीक्षा है। उनके लिए वो धर्म है, ठीक है? उनके लिए क्या है, वो धर्म है, इसलिए उन्हें अपने धर्म की परीक्षा पे अडिग रहना, चाहे उन्हें कोई कैसा भी समझे, किंतु वो जानते हैं कि वो तपस्या कर रहे हैं।
ठीक है? तो वो जानते हुए भी हम लोग उनका कितना मज़ाक उड़ाएँ, ठीक है? मतलब हमें मज़ाक उड़ाना नहीं चाहिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम लोग उनका कितना भी मज़ाक उड़ाएँ, उन्हें अपने धर्म पे अडिग रहना है, उनके लिए परीक्षा है ये। तो बेसिकली परीक्षा क्यों? क्योंकि डेली स्नान नहीं करता, ये रियल फैक्ट है, ठीक है? और भी बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको विश्वास नहीं होगी, किंतु ऐसा है, ठीक है? पढ़ के देखना, कभी जैन मुनियों की बातें सुन के देखना, बड़ी अच्छी-अच्छी लगेंगी वैसे आपको उसमें और कुछ चीज़ें आपको ऐसी ऑड भी लगेंगी, वो चीज़ें। उस हिसाब से और स्कॉलर जैसे कि उदित विलास, अब देखो, कैसे? मन आपका एकदम खो गया भाई ये सुन कर के, आपको लगा कि ये कौन-सी विलासिता है कि कोई स्नान नहीं कर रहा। ठीक है, आपको ये विलासिता लग रही है, जैसे सर्दियों में लोग स्नान नहीं करते, तो आप लोग को लग रहा है कि हैं साधु संत होने के बाद सर्दी में स्नान नहीं करते, तो विलास का जीवन भोग रहा है। कि वो भयंकर गर्मियों में भी स्नान नहीं करते, तो विलास नहीं है एक्चुअल में, ठीक है? वो विलास से पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है? विलास उनके ऊपर नहीं है, ये उदित मतलब निकल चुके हैं, विलास से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने लिखा धर्म परीक्षा, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसका फिर एक फेमस इम्पोर्टेंट कन्नड़ा टेक्स्ट जो लिखा गया है, वो है कवि राजमार्ग, जिसे कि अमोघ वर्ष ने लिखा है कवि राजमार्ग, ठीक है? कवि जो है वो राजमार्ग में भटक गया, चला गया, ठीक है? और इसी कारण वो अमोघ हो गया, अमोघ वर्ष, ठीक है? वो अमोघ हो गया, उसका वो 1 वर्ष ना अमोघ हो गया, वो हमेशा याद रहेगी उसे वो चीज़ें, अमोघ वर्ष, ठीक है? जब वो कवि राजमार्ग पे चला गया, क्योंकि राजमार्ग पे गया तो राजा ने उसे प्रश्रय दिया, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, 9वीं शताब्दी का आदमी आज भी याद किया जा रहा है, ठीक है? अमोघ राजवंश। और ये कौन था? एक्चुअल में ये राष्ट्रकूट का राजा था। राष्ट्रकूट साम्राज्य मैंने आपको पढ़ाया था, राष्ट्रकूटों का राजा था ये। अच्छा, कन्नड़ा लिटरेचर में ना बड़े ही 3 पॉपुलर जेम हुए हैं। उनका आपको बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। क्या नाम है? पंपा पोन्ना रन्ना। पंपा पोन्ना रन्ना। ये तीनों ने मिलकर के ना एकदम मतलब ज़बरदस्त काम किया है कन्नड़ा लिटरेचर में। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिखी है चीज़ें। बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। पंपा पोन्ना रन्ना ये आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। 10th सेंचुरी के थे ये, लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी के थे पंपा, जिन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ कन्नड़ा। कन्नड़ा का फादर किसे कहा जाता है? पंपा को। पंपा को कन्नड़ा का फादर कहा जाता है। और 2 उन्होंने पोएटिक बड़े-बड़े पोएटिक वर्क लिखे हैं, जैसे कि एक है आदि पुराण, फिर है विक्रमार्जुन विजय, विक्रम अर्जुन का विजय और आदि पुराण, ठीक है? पंपा भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है? जो कि चालुक्य राजवंश में हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर पुन्ना, पुन्ना जो है, पुन्ना ने लिखा है शांति पुराण। पुन्ना ने क्या लिखा है? शांति पुराण। देखो ये सब नाम ना आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, शांति पुराण क्या है और ये सब क्या है, आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि पुन्ना 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 ने क्या लिखा है? शांति पुराण लिखा है, शांति पुराण। और रन्ना ने क्या लिखा है? अजीत पुराण। इन सब में ज़्यादा समझाने लायक होता नहीं, खाली याद करना होता है, आपको रिवाइज़ करके याद करना होता है। अजीत पुराण, ठीक है? रन्ना। देखो, रण में रण में कोई उसे जीत नहीं सकता, अजीत, अजीत है वो, ठीक है? तो उसके बारे में पुराण लिखा है, रण में कोई नहीं जीत सकता, तो रन्ना, रन्ना अजीत, अजीत पुराण, ठीक है? उसके बाद फिर पुन्ना, पुन्ना, आँसू पोंछना, ठीक है? शांति करना, शांत हो जाए एकदम। आपने जैसे कभी-कभी आपकी मम्मी अगर रोती होगी, ठीक है? आपकी जनरली बच्चे को देखते हैं कि जब उनकी माँ किसी बात पे रोने लग जाती है, किसी बात को उन्हें दुःख होता है, तो बच्चे कहता है, "मम्मी, तुम मत रोना, मम्मी तुम मत लो ना, लो मत।" मम्मी लो मत, मुझे दुःख हो रहा है मम्मी, मम्मी मत लो, ऐसे, ठीक है? मुझे याद है क्योंकि मेरे भी घर में ऐसा हुआ करता था, मम्मी को किसी बात का बुरा लग जाता था, हम उसे मम्मी को परेशान कर देते, मम्मी रोने लग जाती थी, तो हम कहते मम्मी मत रोना मम्मी, मम्मी मत रोना, अब रोना रोना, शांति शांति रख मम्मी, शांत हो जाना मम्मी, अब से नहीं करूँगा ऐसा मैं। अ, मम्मी मम्मी अपनी मम्मी के बारे में, हमारी नानी के बारे में बताती है कि अगर मम्मी कोई परेशान किया करती थी नानी को, तो नानी और कुछ नहीं कहती थी, कहती थी, "मैं अपना पाँव काट लूँगी।" जैसे ही उन्होंने कहा पाँव काट लूँगी तो मम्मी रोने लग जाती थी, "नहीं मम्मी अब से ऐसा कभी नहीं करूँगी, पाँव मत काट अपना।" वो हुआ करता था, कहते थे शांत रहो, तो जनरली माँ के केस में ऐसा होता है, ठीक है? तो पुन्ना शांति पुराण, ठीक है? उसके बाद फिर चालुक्य अरिकेसरी, ठीक है? बेसिकली हम लोगों ने लिखा ये क्या कहा था? पंपा, पंपा जो है ये सब इसे फादर ऑफ कन्नड़ा कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पंपा, पुन्ना, रन्ना हम लोगों ने तीनों चीज़ लिखा, ठीक है? पंपा, पुन्ना, रन्ना, ऑलराइट। और भी इसमें कुछ है जैसे कि नरहरि जो है उन्होंने कंपोज़ किया तुरागे रामायण, ठीक है? क्वासी रिलीजियस टेक्स्ट है ये, इसमें रिलीजियस भी है कुछ और नॉन रिलीजियस भी है कुछ, ठीक है? और ये इंस्पायर हुए थे वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर हुए थे। क्या नाम इन्होंने रखा था अपना? तुरावे रामायण, तुरा आवे रामायण, ठीक है? तुरा तुझे आता है, आवे रामायण, ठीक है? नरहरि, ठीक है? जो नरों के हरि हैं उन्होंने कहा कि तुरा आवे रामायण, उन्होंने वो किताब लिखी, ठीक है? उसके बाद एक और फेमस टेक्स्ट है दामिनी भरत, जिसे कि लक्ष्मीश ने लिखा था। लक्ष्मी के ईश ने लक्ष्मी के ईश ने यानी कि विष्णु ने इसकी लक्ष्मीश तो वही होंगे, तो विष्णु क्या लिखा था? जामिनी जैमिनी
भारत, जैमिनी मुनि का भारत, ऐसे याद कर लो, ठीक है? कैसे भी याद कर लो, इसलिए आपको ये याद करने से मतलब है। जितना याद हो पाए करो, अदरवाइज़ ठीक है, नहीं याद हो पाए छोड़ देना, आपको सब चीज़ें याद नहीं हो सकती, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है इसमें इतना। फर्स्ट पोएट इसमें एक फीमेल पोएटेस हमें मिलती है जिसका कि नाम था होनाम्मा, होनम्मा, ठीक है? होनम्मा, जिन्होंने क्या लिखा था? हदि हदिबदेय धर्मा, ठीक है? हदिबदेय धर्मा, ठीक है? एक पत्नी का अपने पति के लिए कैसा होना चाहिए लाइफ, एक डिवोट वाइफ का क्या ड्यूटी होना चाहिए, ये इन्होंने इस पे लिखा था। हदिबदेय धर्मा, ठीक है? हदिबदेय धर्मा। क्या है एक डिवोट वाइफ कैसे बना जाए वो, ठीक है? वो आप कहोगे एक डिवोट हस्बैंड कैसे बना जाए? तो जब हम बात करेंगे डिवोट वाइफ कैसे बना जाए, उस टाइम पे हम चर्चा करेंगे डिवोट हस्बैंड कैसे बना जाए, किंतु अभी नहीं, ठीक है? ऑलराइट, ये हम लोगों ने देखा लिटरेचर। अब हम ना थोड़ा-सा आ जाते हैं इस पे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। आपको स्क्रीन शो हो रहा है विजयनगर साम्राज्य? एक बार बता दो, कन्फर्म कर दो। यस सर। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य है ये विजयनगर साम्राज्य। इसको थोड़ा-सा ना हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ डू बियर विथ मी, ठीक है? कुछ मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है? स्वाभाविक बात है सिटी ऑफ विक्ट्री होगा उसका विजयनगर, है? और ये कहाँ-कहाँ पे है? ये कृष्णा नदी उत्तर में, ठीक है? और दक्षिण जो भारत है पूरा, ठीक है? ये यहाँ पे कृष्णा नदी के पास ऊपर तक हमें ये देखने को मिलता है। कृष्णा नदी कहाँ पे? अभी हम लोग चेक कर लेंगे उसे, ठीक है? और ये 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान एकदम ये बर्बाद कर दिया गया, पूरी तरीके से इसे तबाह कर दिया गया विजयनगर को। अब आप देखोगे ना विजयनगर कितना ज़बरदस्त दिखता था, आज के टाइम पे खंडित होने के पश्चात भी विजयनगर जब आप देखोगे तो आपको लगे ओ ये तो भारत का स्वर्ग है। और इसके बारे में चर्चा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? और इतनी सुंदर नगरी को किस बर्बरता के साथ इसे बर्बाद किया गया है, जब आप वो देखोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये 17वीं 18वीं शताब्दी में इसे बर्बाद कर दिया गया, ठीक है? और अब देखना इसमें इम्पोर्टेंट जगह का नाम है हम्पी। ये हम्पी एक इसमें इम्पोर्टेंट जगह का नाम है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना और क्या है ये लोग एक हम्पी क्यों कहा करते थे? क्योंकि पंपा देवी नाम की एक मदर गॉडेस हुआ करती थी, उनसे नाम डिराइव हुआ है हम्पी, ठीक है? पंपा देवी से नाम डिराइव क्या हुआ है? हम्पी। एनसीईआरटी की किताब है ये पीडीएफ आप इसे आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, बार-बार आप इसे रिवाइज़ कर सकते हो, वैसे भी आप लोग को एनसीईआरटी पढ़नी होती है हिस्ट्री की। मैंने विजयनगर साम्राज्य इसीलिए एनसीईआरटी से उठाया है। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से इसमें दे रखा है। हम्पी की खोज की है एक्चुअल में कॉलिन मैकेंजी ने, ठीक है? कॉलिन मैकेंजी नाम के एक आदमी ने खोज की है किसकी? हम्पी की, ठीक है? हम्पी क्या है? हम्पी एक जगह है विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें कि बहुत सारे मंदिर हमें मिलते हैं, बहुत सारे हमें रथ देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है? अभी हम हम्पी की फ़ोटो देखेंगे, कितना सुंदर जगह है ये। और यहाँ पे क्या है ये कैसे हमें पता चला कि हम्पी नाम की कोई जगह है? देखो, हम्पी नाम की कोई जगह हमें कैसे पता चली कि हम्पी नाम की कोई जगह है? क्योंकि इसे खुदाई में मिला। अब सोच के देखो, हम्पी इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा चुका था कि हमें दिखने में भी नहीं आता था हम्पी। ठीक है? तो ये खोजा था इन्होंने, ठीक है? मैकेंजी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया मैकेंजी ने, ठीक है? अ, इन्हें पता चला कि हम लोग ना जो हमारे यहाँ पे पुजारी वगैरह सब है, विरूपाक्ष मंदिर जो है, इनके पुजारी लोग जो है, ये सब इनके बारे में इनके दिमाग में ये चीज़ था। ये लोग चर्चा करते थे हम्पी के बारे में और पंपा देवी के बारे में कि पंपा देवी की एक मंदिर हुआ करता था उधर, जो कि अब नहीं है। तो लोग पहले उन्हें समझते थे कैसा पागल सा इंसान है, कुछ भी बोलता है। लेकिन फिर जब इन्होंने खुदाई शुरू की तो इन्हें सच में मिला। तो हम्पी बहुत पूरा-पूरा एक घर इन्हें मिल गया हम्पी का। और जब देखा तो भाई एस्टोनिशिंग जबरदस्त, गज़ब! मतलब पूरा आपको ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। इतना इतना एपिक था वो, ठीक है? तो वो चीज़ है और इन्होंने अलग-अलग जगह से इन्फॉर्मेशन लिया, फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे उन्होंने भी इसका मेंशन कर रखा था। संस्कृत लिटरेचर में इसका मेंशन था, तमिल लिटरेचर, कन्नड़ा, तेलुगु सब में इसका मेंशन मिलता है, इतना मेंशन था। तो मुझे लगा कि नहीं डेफिनिटली हमें इसे खोजा जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हुई है हम्पी की डिस्कवरी। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया। ऑलराइट, कॉलिन मैकेंजी के बारे में बता रखा है, ठीक है? ये आप पढ़ लेना मन हो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कुछ ज़्यादा। इन्होंने हमारे लिए काम किया, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ऑलराइट। अब क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य में ना मैंने आपको कहा राय, जो राय होता है वो राजा के लिए संबोधित किया जाता था, ठीक है? राय, तो विजयनगर के लिए राजा को क्या कहा जाता था? राय। फिर नायक, नायक सब समझ सकते हो नायक कौन होगा? जो उसका सेनापति होगा वो नायक, ठीक है? तो इसके बारे में कहानी है। अब क्या होता है ना असल में कि हरिहरा और बुक्का नाम के 2 भाई होते हैं। हरिहरा और बुक्का नाम के 2 भाई होते हैं। इन्होंने अब ऊपर क्या होता है ना कि अ, शासन हो चुका रहता है इस्लामिक आक्रांताओं का, ठीक है? तो उस समय क्या होता है कि हरिहरा और बुक्का नाम के उनके सेनापति होता है। अब क्या है कि जब
बाहरी आक्रांता आए भी, तो उनको शासन करने के लिए कोई तो बाहर का लोग चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी मात्रा में तो थे नहीं। तो उनके शासन में हमें देखने को मिलता है कि कुछ हिंदू भी थे, ठीक है? किंतु कमाल की बात ये है कि हरिहरा और भुक्का दोनों के दोनों कन्वर्ट हो चुके थे इस्लामिक में। इन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। तो इस टाइम पे एक हमारे संत हैं शंकराचार्य की परंपरा में विद्यारण्य स्वामी, ठीक है? विद्यारण्य स्वामी नाम के एक हमारे शंकराचार्य हुए थे दक्षिण भारत में। आपको शंकराचार्य की परंपरा के बारे में भी आगे पढ़ना है कि आदि शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने 4 मठ एस्टैब्लिश किया था, बौद्ध धर्म का उन्होंने खंडन किया था, नाम तो आपने सुना ही होगा। उसी समय उन्होंने 4 मठ एस्टैब्लिश किए थे, तो उसमें जो दक्षिण का मठ है, वहाँ के शंकराचार्य थे उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य जब एस्टैब्लिश हो रहा था, उनका नाम था विद्यारण्य स्वामी। ठीक है? उन्होंने हरिहरा और बुक्का को वापस से हिंदू धर्म में लाए थे। तो ये पहला हम वापस से रिकन्वर्जन जिसे कहते हैं ना, पहला एग्जाम्पल हमें रिकन्वर्जन का यहाँ पे देखने को मिलता है। हरिहरा और बुक्का का ये सब इस्लामिक हो चुके थे, इन्हें वापस से हिंदू बनाओ। उन्हें कहा कि आप इसमें आप शक्तिशाली इतने हो, आप अपना राज्य क्यों नहीं एस्टेब्लिश करते? हिंदुओं की इतनी बुरी दुर्गति हो रखी है, आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? तो वापस से कन्विंस हुए और ये वापस से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। अपने राजा के साथ वो करके झगड़ा करके उनको डिथ्रोन किया अपने सुल्तान को, और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की नींव इन्होंने डाल दी। ये हुआ विजयनगर साम्राज्य का स्टार्टिंग, ठीक है? तो यहाँ पे ना कई सारे हैं, ठीक है? कई, अब जैसे हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में बात करते हैं ना, तो कृष्णदेव राय इनके लीनिएज में नहीं आते, ठीक है? इसमें विजयनगर साम्राज्य को अलग-अलग लोगों ने चलाया है, ठीक है? कौन-कौन चलाया है हम लोग वो अभी देखेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ है। अब आगे हम थोड़ा-सा बढ़ते हैं कि देखो, ये देखो यहाँ पे एक मंदिर है आपका, ठीक है? गोपुरम, बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम। कितना विशाल उसका गेट था, ठीक है? बृहदेश्वर मंदिर का गेट है ये। सामने का फ्रंट गेट, जो सामने आपको दिख रहा है गोपुरम, गोपुरम बृहदेश्वर मंदिर का, जो कि तंजावुर में है, तंजावुर में। इसमें ना बड़ी वो है, स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन, आप ध्यान रखना। अ, छाया आप ये मुझे बता सकते हो इसमें कौन-कौन से शासकों ने शासन किया, कौन-कौन से वंशों ने शासन किया है? ये जो कृष्णदेव राय थे कौन से वंश के थे? छाया? वो तुलुव वंश से थे। वैसे टोटल जो है वो 4 वंश आए थे। हुँ, गंगम, सुलुव, तुलुव और अराविदु। हुँ। और ये किसके हैं? कृष्णदेव राय तुलुव वंश से थे। चलो ठीक है। ठीक है विद्यार्थी सुना, सुलवा वंश सबसे पहला है, तो हरिहरा बुक्का सुलभ वंश से थे, ठीक है? उसके बाद फिर क्या बोला? तुलुव वंश, उसके बाद फिर अराबिडु, ये 3 वंश आते हैं और चौथा एक और आता है, जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह नहीं जाता, उस टाइम पे फिर बर्बाद कर दिया जाता है उसे, ठीक है? तो सुलवा, तुलवा, सुलवा ने इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की, सुलवा SULUVA सुलवा, और तुलवा जिसमें कि कृष्णदेव राय आए, जिन्होंने कि विजयनगर साम्राज्य को अपने ग्लोरी पे पहुँचाया, ज़ेनिथ पे पहुँचाया। तो अगर जनरली हमें मिसकंसेप्शन क्या होता है, हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं कि हमें ये लगता है कि कृष्णदेव राय ही इसके संस्थापक हैं या इनके भाई इनके पिता होंगे, किंतु ऐसा नहीं है। बात ये है कि सुलभ वंश इसके संस्थापक थे। सुलभ वंश इसको पहला इसमें वंश था और उसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ठीक है? हरिहर और बुक्का। तो ये हमें एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन हमें ध्यान रखना है। ठीक है? ये चीज़ है। तो अब इसमें ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि इन्हें कहा जाता था गजपति। गजपति का मतलब समझ आ रहा है कि जो हाथियों को स्वामी हो, हाथी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है? दूसरा फिर क्या है, जो दक्कन के सुल्तान थे, जो जो दक्कन जो हम लोग कहते हैं ना दक्कन क्षेत्र, तो उसके सुल्तान अपने आप को कहा करते थे हम अश्वपति हैं, ठीक है? उनके सुल्तान जो है स्वयं को कहा करते थे कि हम अश्वपति हैं, किंतु ये लोग जो थे विजयनगर साम्राज्य वाले, ये कहते थे हम तो नरपति हैं। तुम घोड़ों के राजा हो, हम तो इंसानों के राजा हैं, ठीक है? हम मनुष्यों के राजा हैं, हम नर के पति हैं, नर के मालिक हैं, ठीक है? तो अश्वपति वर्सेस नरपति, ये चीज़ आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि सुल्तान कौन सा यूज़ किया करता था टाइटल, तो अश्वपति का, और ये जो कृष्णदेव राय या फिर विजयनगर साम्राज्य वाले, ये लोग स्वयं को किसका नाम से यूज़ किया करते थे? तो नरपति के नाम से ये लोग इसका प्रयोग किया करते थे अपना, ठीक है? ये लोग स्वयं को ये नहीं कहा करते थे कि हम अश्वपति हैं, हम लोग नरपति हैं, ऐसा ये लोग कहते थे। ऑल राइट। हुँ। उसके बाद से ना ये मार्केट इनका बहुत सारे एस्टेब्लिश था, बाहर विदेशों से इनका चलता था, ठीक है? सब कुछ व्यापार हुआ करता था। जैसे कि मसालों का व्यापार, टेक्सटाइल का व्यापार, तो क्या होता था जैसे ही व्यापार होगा विदेश के साथ तो बिलियंस आएँगे बाहर से, ठीक है? बिलियन नहीं कह रहा, बिलियन कह रहा हूँ, बिलियन। बुलियन बाहर से आएगा, बुलियन का मतलब है कि बाहर से पैसा आएगा, ठीक है? तो बेसिकली सोना सब बहुत ज़्यादा आएगा। तो जब ट्रेड होता है कभी भी तो हमारा जो राज्य है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आज भारत स्ट्रॉन्ग इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? और भारत चाइना के साथ ट्रेड में पिछड़ इस वजह से रहा है क्योंकि हमारा ट्रेड जो है
वो खराब हो रहा है। आज भारत जो है वो बहुत आगे निकल जाए यदि हम लोग ट्रेड इम्बैलेंस को समाप्त कर दें, ठीक है? तो उस टाइम पे ना ट्रेड आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इनफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, पैसों का, बुलियन का और सामान का आउटफ्लो हुआ करता था, ठीक है? तो विजयनगर साम्राज्य में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें ये लिखा है कि कृष्णदेव राय के बारे में द्वारा से किन्होंने अमुक माल्यदा लिखी है, ठीक है? दिखाता हूँ, 1 सेकंड। हुँ, हुँ। माल्यदा इन्होंने लिखा, ठीक है? तेलुगु में, तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा, ये चीज़ इसमें दे रखा है और अष्टदिग्गज के बारे में बेसिकली जो मैंने आपको बता दिया वही सारी चीज़ें हैं। ये तुलुवा डायनेस्टी के थे, तुलुवा डायनेस्टी, हरिहरा बुक का सुलवा डायनेस्टी, ठीक है? और 1503 ईस्वी में सुलवा जो है ना, सलूब जो थे, SALUBS सलूवास जो थे, ये 1503 ईस्वी तक पावर में रहते हैं, ठीक है? 1503 के बाद तुलुव वंश के लोग आ जाते हैं जिसमें कि कृष्णदेव राय जो हैं, ये बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? कृष्णदेव राय ने एक्सपेंशन की नीति अपनाई, कंसोलिडेशन की नीति अपनाई थी, एक्सपैंड करने लग गए और इनके टाइम पे तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच की जमीन इनके पास आ गई पूरी। तुंगभद्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विजयनगर बसा हुआ है ना, जो हम्पी बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो तुंगभद्रा नदी, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये क्या किए थे? इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हराया था, ठीक है? बीजापुर के सुल्तान को इन्होंने हराया था, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो ये हम लोग ना मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अ, आक्रांता जो है बाद में आने लग गए थे, ठीक है? कब आने लग गए थे आक्रांता साहब? जब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सबसे पहली बार आता है, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत वगैरह सब चलता है, तो हम 4 डायनेस्टी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी तो हम लोगों ने देखा कि जो मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, पढ़ेंगे उस बारे में मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो। तो उन सब टाइम में ना ऑलरेडी आक्रांता सब आ चुके थे। तो दक्षिण भारत में भी उन लोग का शासन हो चुका था। तो दक्षिण भारत में बीजापुर का गोलकोंडा का राजा था, जो उसका शाह था, उसी को हटा करके बना था अपना विजयनगर साम्राज्य। अब उसी को बढ़ाते-बढ़ाते इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को भी हरा दिया था, कृष्णदेव राय ने, ठीक है? ये हरा दिया था। और फिर वही चीज़ कि उन्होंने बड़े-बड़े गोपुरम बनवाए जो कि कई सारे साइड में एक साइड नहीं उन्होंने चारों साइड में गोपुरम बनाना शुरू करवा दिया, ठीक है? तो ये सब हम लोगों ने कल भी मतलब लास्ट क्लास में भी देखा था और आज भी हम लोगों ने देखा है। खाली मैं आपको ये दिखाने के लिए कि हम लोग इसे थोरली कंप्लीट कर लें इसलिए मैं आपको खोला हूँ, ठीक है? 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है और उनके आगे सक्सेसर जो है, वो ढंग से उसे सँभाल नहीं पाते। उनके नायक जो थे, नायक मतलब बेसिकली हम लोग जानते हैं मिलिट्री चीफ, ठीक है? जो नायक मिलिट्री चीफ होंगे, वो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। इस तरीके से उनका समाप्त हो जाता है और अंत में आता है अराविडू डायनेस्टी, ठीक है? और ये रहता है 17वीं शताब्दी तक। अराविडू डायनेस्टी 17वीं शताब्दी तक रहता है। इसके बाद इसे भी समाप्त कर दिया जाता है। तो विजयनगर इसके बाद फिर खंडहर बन जाता है। ये खंडहर बन जाता है, ठीक है? अम कैसे खत्म होता है ये? 1565 में राम राय नाम का आदमी होता है। खत्म कैसे होता है वो देख लो आप। 1565 में राम राय नाम का आदमी होता है जो कि विजयनगर का मिनिस्टर होता है, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता है। ये अपनी आर्मी को ले जाता है बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी, ठीक है? राक्षसी टंगड़ी में यानी कि तालीकोटा, राक्षसी का टंगड़ी, ठीक है? राक्षसी का टंगड़ी, वहाँ पे होती है लड़ाई, ठीक है? विजयनगर के राम राय की और वहाँ पे फिर बीजापुर के और अहमदनगर का और गोलकोंडा का। इन तीनों के सुल्तान एक साइड हो गए थे और यहाँ पे राम राय एक साइड था। ये राम राय वर्सेस 3 चीफ्स बीजापुर का सुल्तान, अहमदनगर का सुल्तान और गोलकोंडा का सुल्तान। उन तीनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उस वर्षों में पूरे तरीके से लोगों ने इसको छोड़ दिया विजयनगर को और अब ये सब खत्म, सब समाप्त हो गया। क्या आया मैसेज? ओके बाय, थैंक यू। ऑलराइट, आप जा सकते हो। ये देखो, ये कुछ फोटो है, किस चीज़ का है? 14-15 सेंचुरी का साउथ इंडिया का मैप, ठीक है? ये मैप है विजयनगर का। विजयनगर आपको मैं दिखाऊँ कहाँ पे है? ये देखो, ये विजयनगर है, ठीक है? कृष्णा नदी ये बह रही है आपकी इधर, ये देखो ये आपकी कृष्णा नदी बह रही है, ठीक है? कृष्णा नदी बह रही है और ये आपकी तुंगभद्रा नदी बह रही है। ये आपकी तुंगभद्रा नदी बह रही है, ये आपका इधर है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है? ये विजयनगर साम्राज्य है। तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किस एरिया में है, तो ये इस एरिया में है, बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। बीजापुर का सुल्तान ये है इधर का, इसने आक्रमण किया था, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गोलकोंडा का सुल्तान ये था, इसने आक्रमण किया था। बेसिकली अगल-बगल के लोग सब आक्रमण कर देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है मैप में, ठीक है?
तो ये है आपका ऑल राइट। ऑलराइट, ये सब हम लोगों ने देख लिया। राय नायक किसे कहते हैं हम लोगों ने देख लिया। अ, अमर नायक सिस्टम जो है, ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम विजयनगर के द्वारा, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा एक इनोवेशन किया गया। ठीक है? अब देखो ये आपको भी उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि इक्ता सिस्टम की तरह था। इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत का था। ठीक है? दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता सिस्टम को शुरू किया गया था, इक्ता सिस्टम, ठीक है? तो इक्ता सिस्टम के आधार पे इन लोगों ने बनाया अमर नायका सिस्टम। ठीक है? आपने मनसबदारी सुना है? अ, विद्यानंद, यस सर, मनसादारी। हाँ क्या है मनसबदारी? सर, टैक्स कलेक्ट करने का ये था पक्का? आर यू श्योर? कि जैसे रिक्ता भी था जो टैक्सिंग कलेक्ट करने का था। पढ़ रखा आपने इक्ता के बारे में भी? यस सर, ये हिस्ट्री में फोर्थ सेमेस्टर में था। अच्छा, अच्छा। इक्ता, तो मनसबदारी, ये सब था। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मनसबदारी टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं था। उसका मेन किसी और चीज की वजह से जाना जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली जो मनसबदार होते थे टैक्स कलेक्ट करते थे, किंतु उसका मेन मनसबदारी का अर्थ कुछ और है। ठीक है? तो हम लोग देखेंगे इसे जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, और ठीक उसी टाइम पे हम लोग इक्का सिस्टम को भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इक्का सिस्टम के ही बेसिस पे अमर नायका सिस्टम बनाया गया है। ठीक है? अब मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे अमर नायका। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेंशन कर ही दिया, अगर मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे तो इसका मतलब इक्ता सिस्टम वाले भी जो हुआ करते थे मिलिट्री हुआ करते थे, मिलिट्री कमांडर। बेसिकली इक्ता में ना जमीन दे दी जाती थी कुछ, ठीक है? जमीन दे दी जाती थी और कहा जाता था आप इस जमीन पे कंट्रोल करो, और यहाँ पे आप अपनी सेना की तरफ, सैनिक की तरह से भी काम करना, अपनी सेना इकट्ठा करो, और जब भी हमें जरूरत पड़े तो हमें देना, ये सब चीजें हैं। ठीक है? टैक्स भी कलेक्ट किया करते थे और वो भी काम करते थे। टैक्स कलेक्ट तो डेफिनेटली करेंगे, टैक्स उस टाइम पे तो एक ही काम होता ही था उन लोग के पास, टैक्स कलेक्शन, और तो कुछ होता ही नहीं करता था। ठीक है? ये हर साल एनुअली इन्हें ट्रिब्यूट भेजा करते थे अमर नायका लोग सब। ठीक है? और पर्सनली भी आते थे कई बार रॉयल कोर्ट में गिफ्ट विफ्ट लेकर के राजा को खुश करने के लिए। हमेशा वही होता है जो सामंत होते हैं। बेसिकली अमर नायक को आप समझ लो नॉर्थ इंडिया का सामंत। जैसे हम लोग गुप्त साम्राज्य में सामंतों को देखा था, सामंतवाद से आजादी, तो ये यहाँ पर अमर नायक का सिस्टम हुआ करता था। ये सामंत को आप दक्षिण भारत का मान सकते हो। ठीक है? बाद में इन नायकों ने ना अपना अलग अलग किंगडम बना लिया, अलग अलग साम्राज्य बना लिया, और इस हिसाब से विघटन हो गया अपनी इस चीज का, इंपीरियल स्ट्रक्चर का। ठीक है? ऑलराइट। विजयनगर साम्राज्य का एक ये फोटो इस तरीके से दे रखा है कुछ, या फोटो देखो। ठीक है? कुछ इस प्रकार का दे रखा है, प्लान ऑफ विजयनगर कैसे कैसे बना करता था। रॉयल सेंटर किधर था, अर्बन कोर कहाँ पे था, इस साइड में देख लेना, मतलब इंपॉर्टेंट कोई ऐसा कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? और और वाटर रिसोर्सेज देखो। वाटर रिसोर्सेज का बेसिकली ये चीज है कि यहाँ पे पेनिनसुला था तो पानी का तो था यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टैंक्स इन लोगों ने बनवाए थे। ठीक है? टैंक, वाटर टैंक हम लोगों ने देखा था, एक फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर जो कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल को साउथ इंडियन टेम्पल से डिफर करता है, चेंज करता है, डिफर करता है, दोनों में डिफरेंस बताता है। वो क्या है? वो है कि पानी की टंकी का अभाव होना नॉर्थ इंडिया में, जबकि पानी की टंकी हमें दक्षिण भारत में हर जगह मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में पानी की टंकियों का निर्माण किया गया था। ठीक है? ये चीज यहाँ पे है। जैसे 15th century, the most important such tank was built in early years of the 15th century and is now called कमलापुरम टैंक। कमलापुरम टैंक, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेमस टैंक है, वो क्या नाम है? कमलापुरम टैंक। ठीक है? जिस टैंक में, जिस पानी के टैंक में कमल जो है भगवान के नाभि से निकलता है, जिसमें कि ब्रह्मा जी बैठते हैं, वो कमलपुरम। ठीक है? कमलपुरम, ये चीज है। और अर्बन कोर, सेक्रेट सेंटर हम लोगों ने देखा, ये सब इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है? ये चीज है। ऑल राइट। फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, रोड इनके कैसे हुआ करते थे? बड़ा ही जबरदस्त फोर्टिफिकेशन हुआ करता था इसका। यहाँ पे क्या है, अब्दुल रजाक जो है, अब्दुल रजाक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखिए ये आपको नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक एक एम्बेसडर थे पर्शिया के। ठीक है? पर्शिया के एम्बेसडर थे, कालीकट में आए थे। वो यहाँ पर भेजे गए थे विजयनगर साम्राज्य में। अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक को भेजा गया था यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में कि जाकर के देखो कि कैसा क्या सब कुछ है। वो जब आए थे तो देखा था फोर्टिफिकेशन तो जबरदस्त है भाई साहब। सात सात लाइन बना हुआ है किला का, मतलब कि सात सात दीवारें, मतलब एक को कोई पार कर लेगा दूसरा पार नहीं कर पाएगा, दूसरा कर लेगा तीसरा पार नहीं कर पाएगा। मतलब इस तरीके से जबरदस्त फोर्टिफिकेशन हो रखा था उसका। ठीक है? उतना ही नहीं, सिर्फ महलों का ही फोर्टिफिकेशन नहीं हो रखा था, एग्रीकल्चरल लैंड का भी फोर्टिफिकेशन हो रखा था, जंगलों का भी फोर्टिफिकेशन हो रखा था। अब सोच के देखो, विजयनगर साम्राज्य ऐसे ही अपनी जीनित पे नहीं पहुंचा। वहां के राजा ने ये तक ध्यान रखा कि कोई आक्रमणकारी जो है, ये हमारे खेतों को ना नुकसान पहुंचा दे, ये हमारे जंगलों को ना नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए उन तक का फेंसिंग किया गया था, उन तक को फोर्टिफाई किया गया था।
ठीक है? ये एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, इसीलिए अब्दुल रज़्ज़ाक हमें ध्यान रखना है, इसीलिए हमें ये फीचर हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये चीज़ है। इस टाइम पे कोई मोर्टार का, सीमेंट का यूज़ नहीं किया जाता था कंस्ट्रक्शन में, ठीक है? और बेसिकली पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता था, आपस में एक-दूसरे को फँसा करके बनाया जाता था। तो मैंने आपको टेक्नीक बताई थी स्तूपा के टाइम पे कि जो अक्यूमिनियन पिलर है, अक्यूमिनियन पिलर में क्या था कि वो जोड़-जोड़ करके बनाया जाता था, है ना? तो वही चीज़ जोड़-जोड़ के बनाया जाना, कभी भी जोड़-जोड़ के बनाया जाता था, ठीक है? ये चीज़ है। फोर्टिफिकेशन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखा अब्दुल रज़्ज़ाक ने, ठीक है? फोर्टिफिकेशन को। उसके बाद फिर क्या है, अब यहाँ पे क्या था फोर्टिफिकेशन के टाइम पे, एक सेकंड देखो, इसमें ना एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट को भी इन लोगों ने फोर्टिफाई कर दिया था। अब इसमें एक और कमाल की बात क्या है, अब मैंने कहा कि एग्रीकल्चरल लैंड को इन्होंने फोर्टिफाई कर रखा था। किस प्रकार से कर रखा था? अपने महल है, महल के बाहर जितनी भी दूर तक ज़मीन है, ठीक है, जिसमें की खेती होती है, उन सब के बाहर उन लोगों ने फोर्टिफिकेशन कर दिया। अब होता क्या है, इससे फायदा क्या होता है कि सबसे पहले तो आपके पास खाने की कमी नहीं पड़ेगी। यदि शत्रु ने आपको घेर के रख भी लिया, यदि आपका कोई शत्रु ने, अब जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि एक पद्मावत मूवी आई थी, पद्मावत मूवी में जो अलाउद्दीन खिलजी है, वो घेर करके बैठ जाता है पूरे साम्राज्य को। उनके महल को घेर करके बैठ जाता है और कहता है हम यहाँ से जाएँगे ही। तो जाएँगे ही नहीं, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो खाएँगे-पिएँगे क्या? राशन जो है वो कहाँ से आएगा? अगर आपके यहाँ पे कोई देने जाने वाला नहीं होगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई नहीं कर सकता, तो काम कैसे चलेगा? तो इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया और कहा कि हम लोग तो ऐसा इस तरीके से फेंसिंग करेंगे कि खेत भी हमारे पास ही आ जाएगा। तो वो भी हम इस तरीके से फोर्टिफाई करेंगे कि खेत हमारे पास ही आ जाए ताकि खाने-पीने की कोई दिक्कत हो ही ना। हम यहाँ पे जाके खा लेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है? ओके। यहाँ पे ना डोमिंगो पेइस नाम का एक आदमी था, यहाँ पे एंड पेइस लिखा है, उसका नाम था डोमिंगो पेइस आई गेस। तो डोमिंगो पेइस ने क्या किया था कि इसने लिखा था, ये भी एक ट्रैवलर था इम्पोर्टेंट, आपको नाम ध्यान रखना है पेइस का। अम, जब आप पहले सर्किट से लास्ट सर्किट तक आओगे, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको चावल उगे हुए देखने को मिलेंगे, आपको गार्डन देखने को मिलेगा, पानी देखने को मिलेगा, झील देखने को मिलेगा। तो फोर्टिफिकेशन इस तरीके से किया गया था कि आपको वहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, यानी कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है? और यही उसकी खास बात थी, यही उसी उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है? पानी कहाँ से आया करता था? तो तुंगभद्रा नदी से। तुंगभद्रा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना इस पे एम्फसाइज़ किया जाए उतना कम। तुंगभद्रा नदी, ठीक है? तुंगभद्रा नदी आपको ध्यान रखना है। वो इसमें रीज़न दे रखा है कि क्यों बनाया करते थे। मैंने आपको रीज़न बता दिया, ठीक है? रीज़न मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट। ये मंदिर मैंने आपको दिखा दिया था, मंदिर का आर्किटेक्चर का हम लोगों ने पहले ही वो कर लिया था। अर्बन कोर कैसा था? देखो इसमें गंदा सा एक्सकवेशन हुआ पड़ा है, इसमें फ़ोटो अच्छी नहीं डाल रखा है, हम फ़ोटो देखते हैं, कि कैसा हुआ करता था। मंडप वगैरह बनाए जाते थे, देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मंडप जैसा बनाया जाने लग गया था, बड़ा-बड़ा मंडप बनाया जाने लग गया था, ठीक है? एक तो पूरा मंडप, एक हाफ मंडप भी बनाया जाने लग गया था, ये चीज़ है। इसमें एक इम्पोर्टेंट ट्रैवलर है, देखो इसमें ना हम लोगों ने 3 ट्रैवलर का नाम देखा। एक देखा अब्दुल रज़्ज़ाक, एक देखा हम लोगों ने पेइस और एक देख रहा है बारबोसा, बारबोसा, ठीक है? बारबोसा क्या डिस्क्राइब करते हैं कि अ, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर थे। सबसे पहले तो 16th सेंचुरी के पोर्चुगीज़ ट्रैवलर थे, जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल व्हिच हैव नॉट सर्वाइव्ड, ठीक है? उन लोगों का घर जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए थे। और क्या लिखा था? अदर हाउसेस ऑफ द पीपल आर thatched but nonetheless well built and arranged according to occupation in long street with many open places। इसे बर्बाद जो कर दिया गया उसके बारे में लिखते हैं ये, ठीक है? बारबोसा, बारबोसा। बाकी हम लोग पढ़ ही चुके हैं इन सब के बारे में, विजयनगर के बारे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब हो चुका है। एक इन्होंने एक बनाया था महानवमी डिब्बा नाम का, ठीक है? महानवमी डिब्बा इन्होंने बनवाया था अ, और बेसिकली इनके आर्किटेक्चर में ये चीज़ आता है, ठीक है? ये इसे एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। सम ऑफ द मोस्ट मोर डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन द एरिया हैविंग असाइन्ड नेम्स बेस्ड ऑन द फॉर्म एंड द बिल्डिंग एंड as well as their functions. The King's Palace is the largest of the enclosure but has not yielded definitive evidence of being royal residence. It has two most impressive platform usually called audience hall, जिसे कि महानवमी डिब्बा भी कहा जाता है। देखो, जो राजा का हमें मिलता है महल, महल जो मिलता है, किंग्स पैलेस जो मिलता है, ये लार्जेस्ट इंक्लोजर है, सबसे बड़ा जगह मिलता है इंक्लोज्ड एरिया। ये ऐसा लगता नहीं है कि रॉयल रेसिडेंस है, ऐसा कहने में आता है कि लगता नहीं है कि रॉयल रेसिडेंस है ये। तो क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या हमें मिलता है? ऑडियंस हॉल, जहाँ पे ऑडियंस लोग रुकती है, जिसे कहा जाता है महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा, ठीक है? वो चीज़ है। आप एक बार इसे रीड करना कि इसमें क्या-क्या है, शांति से रीड करके देखना और
महानवमी डिब्बा के बारे में थोड़ा और यहाँ पे दे रखा है कि ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जो कि 11,000 स्क्वायर फीट पे ये है और 40 फीट ऊंचाई तक है ये। ठीक है, 40 फीट ऊंचा और 11,000 स्क्वायर फीट का चौड़ा। ये है महानवमी डिब्बा। तो अगर पूछे महानवमी डिब्बा जो है किसने बनवाया था, तो विजयनगर साम्राज्य में बना था ये। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में बना था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, तो महानवमी से आप समझ सकते हो, महानवमी जो है नवमी का होता है। ठीक है, 10th डे और 9th डे ऑफ हिंदू फेस्टिवल जो नवरात्रि का होता है वो चीज है, वो पूजा किया जाता था। बेसिकली इसमें हमें ये चीज सीखने को मिलता है कि हिंदू धर्म फ्लरिश कर रहा था। ठीक है, और शक्ति के उपासक थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लड़कियां सब जो है, इंपॉर्टेंट चीज मैं नहीं दे रखा, अलग से मैं बता रहा हूँ, लड़कियां सबको राइट्स थे। ठीक है, लड़कियां जो थी उनकी कंडीशन कंपेरेटिवली थोड़ी ठीक थी बाकी और जगहों की अपेक्षा। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि लड़कियां जो है अकाउंटेंट, उन्हें मतलब अकाउंट्स जानती थी, वो कुश्ती लड़ना जानती थी, तो ये सारी चीजें लड़कियां जानती थी। विजयनगर एम्पायर जो था वो ऐसा था। विजयनगर में एक और चीज क्या था कि पढ़ी लिखी हुआ करती थी, किंतु यहाँ पे भी विडो की कंडीशन अच्छी नहीं थी। विडो की कंडीशन जो जिनके पति का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। साथ ही और भी बहुत सारी जो, ऑब्वियसली हर चीज मेडिकल टाइम था वो, एशियंट टाइम था, तो ऑब्वियसली जैसे आज राइट्स की बात होती है उस टाइम पे राइट्स की बात होती नहीं थी। तो वो टाइम नहीं था कि लड़कियों को सारी राइट्स मिल सके। सिंपल सी बात, पूरे इतिहास में अगर कहीं भी आपसे कहे कि लड़कियों की कंडीशन बहुत अच्छी थी, सीधा सीधा आप उस स्टेटमेंट को गलत कह देना कि नहीं, बहुत अच्छी नहीं थी। कंपेरेटिवली अर्ली वैदिक सोसाइटी में थोड़ा ठीक था, ऐसा आपको लिखना है। अदरवाइज पूरे इतिहास में कहीं लड़कियों की कंडीशन अच्छी नहीं थी, ये चीज आपको देखना है। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ये सब कुछ मंदिर के स्ट्रक्चर्स हैं उनके। यहाँ पे घोड़े, यहाँ पे हाथी घोड़े रखे जाते थे, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। इतना ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक इंपॉर्टेंट मंदिर है हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हजार राम मंदिर है। ठीक है, ये भी विजयनगर साम्राज्य में बनाया गया था, जिसमें कि रामायण को, स्कल्पचर को इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कि रामायण को उकेरा गया है पूरे दीवारों पे। ठीक है, तो ये चीज हजार राम मंदिर, हजार राम मंदिर, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ये सब हो गया, आप पढ़ लेना एक बार, सब मैंने आपको बता दिया था, क्लियर कर दिया था। ये देख लो, विट्ठल स्वामी मंदिर का रथ दिखाई दे रहा है, विद्यानंद, विद्यानंद यस देख रहे सर, हो। यस सर। ठीक है, ये है विट्ठल मंदिर का रथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। बेसिकली इसमें हम लोगों ने कुछ मंदिर देखे, विट्ठल मंदिर देखा, हजार राम मंदिर देखा, विरूपाक्ष मंदिर देखा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कुछ देखी मंदिरों के बारे में, तो हम लोग पहले भी देख चुके थे, वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है सब कुछ। एक है स्विंग पवेलियन ऑफ जिंजी, स्विंग करने वाले पवेलियन, देखो ये फोटो दे रखा है, स्विंग करने वाले पवेलियन, झूलते रहते हैं ये पवेलियन, ऐसा नाम है इसका। ठीक है, जिंजी नाम की जगह पे। ऑलराइट, ये मदुरई में बनाया गया गोपुरम। देखो मैंने क्या कहा था, गोपुरम बहुत ही ज्यादा विशाल होते जा रहा है समय के साथ साथ। ठीक है, विशाल होता जा रहा है गोपुरम। तो देखो इसकी विशालता, भव्यता देखो कितनी बढ़ गई, कितना बड़ा ये बन गया गोपुरम। हमारा जो फ्रंट गेट है वो इतना जबरदस्त बनने लग गया। ये सारे फ्रंट गेट है, ऐसा मंदिर नहीं है, मंदिरों का फ्रंट गेट है। गोपुरम का निर्माण कितना जबरदस्त होने लग गया, तो वही चीज है बेसिकली। और नायकों ने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था। जो राय थे, राय चले ही थे नायकों की वजह से, यदि नायक नहीं होते तो राय नहीं चल पाते, कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑब्वियसली वही होता है, राजा अपने बिना सामंतों के नहीं चल सकता। अभी यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहें कि बिना मंत्रियों के काम कर ले, तो नहीं कर सकते, उन्हें आवश्यकता होती ही है। सीआरटी आप नॉर्मली रीड कर लेना, सब कुछ इसमें ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता चलनी चाहिए, पढ़ लेना, पता चल जाएगा। ये देखो, अब ये मैं आपको बता के क्या करूंगा, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज क्वींस बाथ। यहाँ पे जो रानी थी वो आके नहाया करती थी, तो मैं यहाँ पे आपको बता के क्या करूंगा, है ना। इसलिए फिर ये बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा चीज सब आप देख लेना। बेसिकली आपका विजयनगर साम्राज्य हो गया समाप्त। ठीक है, विजयनगर हो गया। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग कहानी सुनना। एक सेकंड, स्टॉप शेयरिंग, शेयर स्टॉप वो कहाँ से होगा, स्टॉप शेयर। ठीक है विद्यानंद, तो हम लोगों ने ना आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, अब हम ना फटाफट फटाफट चेरा चोला पांड्या इनको देखते हैं कि ये कौन थे, कौन हुआ करते थे चेरा चोला पांड्या। ऑल राइट, देखो दक्षिण भारत में, हमारे पास अभी 15 मिनट का टाइम है, तो जितना हो पाता है करते हैं। दक्षिण भारत में ना
हम लोगों ने संगम पीरियड देखा था। संगम पीरियड खत्म होते-होते हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पे शिफ्ट कर गए। किंतु संगम पीरियड के बाद ना हमें देखना चाहिए था पल्लव, और पल्लव हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? पल्लव आर्किटेक्चर, पल्लव वगैरह सब हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। पल्लव लोग सब कौन हुआ करते थे, महेंद्र वर्मन, उसके बाद फिर वो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं अच्छे से तरीके से। एक आता है क्या, इसमें 3 दक्षिण भारत के 3 प्रमुख जो शासक थे, ठीक है? ये 3 प्रमुख जो राजवंश थे हम उसे देखते हैं। व्हाइट बोर्ड में खोल लेता हूँ, 1 सेकंड। हुँ, इसमें 3 प्रमुख शासक हुआ करते थे, 3 प्रमुख जो हमारे लोग हुआ करते थे। ये दक्षिण भारत सपोज़ ऐसा है। ये बहुत गंदा बन गया, रुको। देखो, मान लो सपोज़ ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है? यहाँ पे ना 3 पार्ट्स में, ये साउथ इंडिया के 3 पार्ट्स में इम्पोर्टेंट हुए हैं चेरा, चोला, पांड्या। ठीक है? चेरा, चोला, पांड्या ये 3 साम्राज्य हुए हैं अपने, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और चोला के बारे में तो हम लोगों ने देखा था कि क्या ज़बरदस्त टेम्पल आर्किटेक्चर सब है, क्या ज़बरदस्त स्कल्पचर सब उनका बना हुआ है। हम लोगों ने नटराज की मूर्ति देखी थी, कितनी सुंदर थी। वो सब चोला साम्राज्य में बनाया गया था। तो यहाँ पे ना 3 अर्ली किंगडम्स हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग चेरा के बारे में बात करते हैं। चेरा लोग कौन हुआ करते थे? देखो, चेरा चेरा लोग कौन हुआ करते थे? सबसे पहले चेरा ने ना अ, केरला और तमिलनाडु के ऊपर अपना शासन रखा था। केरला और तमिलनाडु के ऊपर उनका शासन था चेरा का, जिनकी की कैपिटल क्या थी? जिनकी राजधानी क्या थी? वंजी। क्या राजधानी थी? वंजी, ठीक है? वंजी, वंजी नाम की राजधानी थी। ये सब आपको कैपिटल है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कैपिटल, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, कैपिटल थी उनकी, ठीक है? वंजी। ओके, ऑलराइट। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट सर चीज़ क्या है? लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं लिखा दिख रहा? हुआ नहीं। अभी दिख रहा है? हाँ, 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 अब दिख रहा। दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा। ठीक है, इसका मतलब जब तक पूरा लिखा ना जाए तब तक नहीं दिखता। ऑलराइट। ठीक है, एक-एक करके हम लोग कहते हैं। तो ये इसकी राजधानी थी, ठीक है? दूसरा क्या है, इसमें ना कुछ इम्पोर्टेंट बंदरगाह हमें देखने हैं। हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मैंने आपको कहा कि पूरी हिस्ट्री को ना आपको कहानी से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आखिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था। अब स्वाभाविक बात है, दक्षिण भारत के हैं, तो यहाँ पे बंदरगाहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। क्यों होगा महत्वपूर्ण रोल? क्योंकि आपको व्यापार करना है तो आपको बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? क्योंकि ये जाएँगे साउथ ईस्ट इंडिया में, इंडोनेशिया, बाली, कंबोडिया, वहाँ तक जाएँगे, तो उसके लिए आपको बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट पोर्ट्स का हमें ध्यान रखना है। पोर्ट्स इम्पोर्टेंट इनके कौन-कौन से हैं? पहला है मुज़रिस, मुज़रिस, और दूसरा क्या है हमारा? टोंडी, टोंडी, ठीक है? टोंडी। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। तो मुज़रिस और टोंडी नाम के 2 पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, 2 बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है, आगे हम लोग देखते हैं तो एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो चेरा चोला पांड्या है, इनके ना कुछ अपने एम्ब्लेम्स थे, ठीक है? चेरा चोला पांड्या के अपने कुछ एम्ब्लेम्स थे। एम्ब्लेम कौन-कौन से थे? देखो, सबसे पहले हम लोग यदि बात करें इनकी, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं चेरा की, तो चेरा मतलब कि लगता है कि जैसे किसी ने किसी चीज़ को चेर दिया हो, है ना? यानी कि बो, बो का अर्थ क्या है? धनुष। अब धनुष को लगेगा तो हम लोग कहते हैं ना, ये देखो कैसा चिरा गया, 2 भागों में कट गया। मतलब चिराना, तो चिराना, ऐसे आप ऐसे पढ़ो। उनका जो एम्ब्लम था वो था धनुष, ये इम्पोर्टेंट है। जो चोला था, चोला साम्राज्य का एम्ब्लम था टाइगर। चोला साम्राज्य का एम्ब्लम क्या था? टाइगर था, शेर था। अब कैसे हम याद रखेंगे चोला? चोला को हम लोग याद कैसे रखेंगे? ये टाइगर था। तो कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे आपको टाइगर याद रहेगा, किंतु चेरा का था, चोला का था, पांड्या का था, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो ये याद रखने का सिंपल तरीका, सिंपल फंडा, जो चोला साम्राज्य है वो सबसे ज्यादा फ्लरिश किया है, ठीक है? वो शेर की तरह दहाड़ मारा है। और राजराज चोला, राजेंद्र चोला, आपने पीएस1 मूवी देखी है, नहीं देखी तभी जाके देख लेना, ठीक है? टाइम पास मूवी, अच्छी मूवी है। तो उससे हमें पता चलता है कि चोला साम्राज्य ने बहुत ज़्यादा विकास किया। सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्लरिश हुआ है ना, तो चोला साम्राज्य फ्लरिश हुआ है। क्यों? क्योंकि वो शेर की तरह था, दहाड़ का था वो बाघ था, टाइगर था। तो एम्ब्लम इसका है क्या? चोला साम्राज्य का टाइगर, ठीक है? और पांड्या जो है, अ, अब आपको हार्दिक पांड्या याद आ जाना चाहिए, ठीक है? ऐसा लगेगा जैसे कि मछली-वछली खाता हो, तो इसकी जो वो है अ, एम्ब्लम वो है मछली, ठीक है? पांड्या की क्या है? मछली। याद रहेगा मछली?
हार्दिक पांड्या यस को सर। मछली खाते हुए ध्यान रखना। यस। यस सर। हाँ, ठीक है। फेवरेट उसका फूड मछली है, याद रखना। हाँ, क्या बोला? हार्दिक पांड्या का फेवरेट फूड फूड मछली है, इसे याद रखना। ठीक है, बेस्ट, बहुत बढ़िया। मैंने तो नॉर्मली बोला, तुमने एक बड़ा अच्छा फैक्ट बता दिया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पांड्यों का एम्ब्लम है मछली, ठीक है। चोला साम्राज्य का टाइगर, और चेरा का थे क्या? चेरा जो चिराने जैसा धनुष, ठीक है, सिंपल धनुष। तो ये आपको एम्ब्लम ना कई बार पूछ देते हैं, ठीक है। ये ना कई बार पूछ देते हैं एम्ब्लम्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Alright. तो वापस हम लोग ना चेरा को देख रहे थे, फटाफट खत्म हो जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने लायक। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बहुत पुराना हमें मिलता है ना रूलर, जो इसका शासक मिलता है, उसका नाम है उदय उदयंगरल, ऐसा कुछ कहते हैं, नाम याद नहीं रहेगा, छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि उतना हम डिटेल में नहीं कर सकते सब चीजों को, तो उसे छोड़ देना। हाँ, इसमें इसका जो ग्रेटेस्ट राजा है उसका नाम आप याद रखने की कोशिश करना, जिसका नाम था सिंगुत्तुवन। मैं नोट भी करवा देता हूँ यहाँ पे आपको। उसका नाम था सिंगुत्तुवन। क्या नाम था? सिंगुत्तुवन। SENGU, सिंगु तुवन, तुवन, ठीक है? सिंगु तुवन, ग्रेटेस्ट रूलर, ग्रेटेस्ट रूलर, सिंगुत्तुवन। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको, सिंगुत्तुवन, ठीक है। सिंगुत्तुवन जो है, ये चेरा का इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर है। इसका नाम आपको याद रखना है, जिसको कि हम लोग रेड चेरा भी कहते हैं, लाल कलर का चेहरा, ठीक है। मिर्च लगा रहता था, मतलब एकदम, ये जब था ना तब तक सबको मिर्ची लगी रहती थी। रेड चेहरा, रेड चेहरा, मिर्ची, चिली चेहरा, ऐसे याद कर लेना। ये लोग ना भगवती की पूजा किया करते थे, ठीक है। और उस कल्ट का नाम था पट्टिनी कल्ट, पट्टिनी कल्ट। आज मतलब जैसे अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं भाई कौन सा कल्ट की लोग पूजा करते रहते हैं, पट्टिनी कल्ट। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? आपको स्क्रीन शो हो रहा है क्या विद्यानंद? क्या सर? स्क्रीन शो हो रहा है आपको? यस सर, स्क्रीन शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कहा ये कौन सा कल्ट है, ये तो पट्टी नहीं, ये तो पता नहीं कौन सा कल्ट है ये, ठीक है। तो बेसिकली वो शाक्त कल्ट था, बेसिकली आप ये कह लो कि वहां पे वो लोग ना भगवती की पूजा किया करते थे, चेरा वाले। तो पट्टिनी कल्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि पट्टिनी कल्ट क्या है, तो वो आपका पट्टिनी कल्ट चेरा साम्राज्य में है, ठीक है। चेरा साम्राज्य वाले लोग पट्टिनी कल्ट वाले थे, ये माने जाते हैं। तो ये आपका क्या रहा? ये आपका रहा पूरा का पूरा चेरा, ठीक है। चेरा आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग चोला, चोला साम्राज्य के ऊपर। चोल साम्राज्य में क्या था? देखो, चोल साम्राज्य जो है, बेसिकली यहाँ पे इनके कैपिटल की राजधानी थी उरयूर, उरयूर, ठीक है। अब हम लोगों ने उसकी राजधानी क्या देखी थी, याद है अभी? अब हम लोग चेरा की राजधानी क्या देखे थे, बताओ? बंजी। वंजी। हाँ, अब यहाँ पे चोला की जो हम लोग देख रहे हैं, चोला की राजधानी क्या है? उरयूर, उरयूर, ठीक है। उरयूर राजधानी है, उरयूर। ये इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि आपको ना राजधानी ध्यान रखना है, आपको दो तीन चीज याद रखना है, राजधानी, एम्ब्लेम, और ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें ज्यादा कुछ कहानी है नहीं, ठीक है। कहानी देखना है, आप PS1 देख लेना जा करके। तो उरीर इसकी राजधानी होते, यहाँ पे ये ट्रेड किया करते थे मेनली अपने कपड़ों का व्यापार, ठीक। कपड़ों का व्यापार यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ करता था, सूती कपड़ों का, कॉटन का व्यापार यहाँ पे हुआ करता था। ये आपको छोटी सी कहानी आपको पता चली, ठीक है। उसका फिर क्या है, मैंने आपको कहा कि पूहड़, पूहड़ मैंने आपको बताया था संगम पीरियड में भी, अगर आपको याद हो पूहड़, मैंने कहा था पूहड़ मत समझना बंदरगाहों को, है ना, याद है? तो पूहड़ इज आइडेंटिकल विद कावेरी पत्तनम। अब मैंने आपको पत्तिनम भी बताया था, पत्तिनम, पत्तिनम कावेरी पत्तनम, बेसिकली कावेरी यस पत्तनम सर। को इस टाइम पे इक्विवेलेंट माने जाने लगा पूहड़ से, यानी कि बंदरगाह, कावेरी पत्तनम एक बंदरगाह है, स्वाभाविक बात है, वो कोस्टल लाइन है। तो पूहड़, पूहड़, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका ग्रेटेस्ट राजा का नाम क्या था? तो करिकला, करिकला। चोला साम्राज्य में ग्रेटेस्ट राजा का नाम था क्या? करिकला, करिकला, करिकला। इन्होंने अपनी सारी कला दिखा दी, करिकला, करिकला ग्रेटेस्ट रूलर, ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर। और इस टाइम पे मैं आपको कुछ अलग चीज बता देता हूँ, जैसे कि चोल साम्राज्य ने क्या किया था कि अपना सर आप लिख रहे हैं कुछ क्या? क्या, तो नहीं हो रहा है कुछ? कुछ भी नाम बोल रहे हैं जो लिख रहे हैं। शो नहीं हो रहा व्हाइट बोर्ड? नहीं, सिर्फ अभी प्लेन है। पहले नजर आ रहा था, अब सब सारा प्लेन। एक सेकंड, एक कुछ सेकंड, नहीं। एक सेकंड रुको, मैं दोबारा से खोलता हूँ। अभी व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस सर। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, बताना दिख रहा कि नहीं आपको? कुछ लिखा हुआ नजर आया चोला? यस सर। ठीक है।
ऑलराइट, अब दिखेगा। पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम क्या-क्या आ जाती है बीच-बीच में। तो 16 हम लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने देखा एक तो पूहर। पूहर जो हम लोगों ने उस टाइम पे देखा था, पूहर क्या था? एक बंदरगाह था, है ना? बंदरगाह हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कावेरी पत्तनम जो जगह है, इसे पूहर कहा जाता है, पूहर। कावेरी पत्तनम को क्या कहा जाता है? पूहर, ठीक है? ये पूहर है, ये पूहर है, कावेरी पत्तनम। इसका जो इम्पोर्टेंट राजा है, राजा का नाम है करिकलन, ठीक है? करिकला नाम है इसका, करिकला, करिकला, ठीक है? जो कि अपनी कला से सबको मोहित कर लिया, ठीक है? अपनी कला से सबको मोहित कर लिया करिकला। करिकला किंग है, इसका ग्रेटेस्ट रूलर्स है। इसमें ग्रेटेस्ट रूलर आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि राजराज चोला, ठीक है? राजेंद्र चोला, मतलब उस टाइम पे ज़ेनिथ पे था। इसमें करिकला आपके एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको करिकला बता दिया। अदरवाइज़ आप राजराज चोला, राजेंद्र चोला जब आप देखोगे ना, आज जो आप देखो कि इंडिया ने भारत में अपने जो नेवी है, नेवी का सिग्निया बदल दिया था। नेवी का सिंबल बदल दिया। आपने क्या ये न्यूज़ देखा था, पढ़ा था? नहीं सर। नहीं। थोड़ा ना अब अपना करंट अफेयर्स को भी देखने लग जाओ। बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में चल क्या रहा है, क्योंकि ताकि आपको इंटरेस्ट लगा रहेगा, जुड़े रहोगे उस चीज़ से। अभी क्या हुआ ना, भारत सरकार ने अपना जो नौसेना है, नौसेना का इसने एम्ब्लम बदला है। पहले एम्ब्लम में क्या था? क्रॉस का निशान था। क्रॉस आप समझते हो क्या है ना? अ, यस सर, वो तलवार का क्रॉस था। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसे बदल करके अब चोला साम्राज्य का जो सिग्ना था, इंसिग्निया था, उसको इसमें इंक्लूड कर लिया गया, चोला साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि चोला साम्राज्य का बहुत बड़ा नेवी माना जाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी चोला साम्राज्य की, ठीक है? तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है, मैंने आपको कहा कि उरेयूर, उरेयूर जो है इसकी राजधानी का नाम, ये भी मैंने लिख देता हूँ 1 सेकंड, आपको दिख नहीं रहा था उस टाइम पे। उरेयूर, उरेयूर, ठीक है? ये क्या है? आपकी कैपिटल, कैपिटल। ऑलराइट, उरेयूर, उरेयूर नाम की राजधानी थी इसकी चोला साम्राज्य की, ठीक है? तो ये बेसिकली हम लोगों ने देखा कि इनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इन लोगों ने पल्लवों को अटैक किया था, ठीक है? और पल्लवों को अटैक करने के बाद क्या हुआ कि पल्लवों ने इन्हें हरा दिया और चोला को वाइप आउट कर दिया। अब पल्लव हम लोगों ने देखा था, पल्लव कौन थे, ठीक है? तो पल्लवों को इन लोगों ने अटैक किया और पल्लवों ने इन्हें हरा दिया। तो इससे चोला साम्राज्य का विघटन हो गया, चोला साम्राज्य समाप्त हो गया। अब आता है पांड्या, अंत में है पांड्या, पांड्या साम्राज्य, ठीक है? इसे पहले मिटा देते हैं। अभी बताना स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है कि नहीं, मैं लिखूंगा तो। पांड्या, क्या आपको स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ शो हो रहा है? यस सर, पांड्या। ठीक है, पांड्या, ऑलराइट। तो पांड्या को ना सबसे पहले मेगास्थनीज जो है वो मेंशन करते हैं, ठीक है? अब आप मुझे बता सकते हो मेगास्थनीज कौन थे? याद है? नहीं सर। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके कोर्टियर थे, ग्रीक कोर्टियर। ये अलेक्जेंडर मेगास्थनीज को लेकर के आया था और उसने इंडिका लिखा था। मैंने आपको कहा था इंडिका से ही हमें पता चलता है कि भारत के बारे में बहुत कुछ, कि मौर्य वंश कैसा था। एक हमने उसमें लिटरेरी सोर्स में हम लोगों ने देखा था, एक अर्थशास्त्र, दूसरा इंडिका। तो इंडिका लिखने वाले मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के दरबारी भी थे, ठीक थे, वो वहां पे आकर के रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा था कि कैसा चल रहा था शासन, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा भारतवर्ष था, सब कुछ लिखा था। तो मेगास्थनीज ने मेंशन किया है पांड्यों का। अब याद आ रहा है कुछ मेगास्थनीज? यस सर, यस सर, आगे। अब मुझे ये बताओ, मेगास्थनीज और पांड्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? पांड्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि चेरा चोला पांड्या मेडिवल टाइम में, मेडिवल टाइम में ये सब थे, 7वीं 8वीं शताब्दी में। और जो मेगास्थनीज हैं वो आपको मिलते हैं, लिखा कब मेगास्थनीज ने इंडिया अपने ईसवी पूर्व में, ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ये कैसे संभव है? मेरा प्रश्न समझ आया आपको? यस सर, यस सर। कैसे समझ संभव है? तो आ गया, लेकिन इसका आंसर नहीं पता कैसे संभव है। देखो थोड़ा दिमाग लगाने तो वाला। उसी समय लिखे होंगे, मतलब ये चिराचला हम्म, पांड्या इसके बारे में, और क्या? किस समय लिखे होंगे? मतलब ईसापुर में, जब वो क्या बोलते तो हैं। किंतु हम लोगों ने देखा कि चेरा चोला पांड्या ये सारे तो मेडिवल पीरियड के थे, मतलब अर्ली मेडिवल पीरियड के। हम्म। तो अर्ली मेडल मेडिवल पीरियड, ये तो छठी छठी 7वीं शताब्दी की बात हो गई। ये 700 सर 800 साल नहीं पहले ही पता लिख दिया। चला।
नहीं पता चल रहा है। देखो, यही आती है डाइकॉटमी। डाइकॉटमी ये है कि हमारे हिस्टोरियंस जो है ये मानना चाहते हैं नहीं, ठीक है, कि ये पुराने हैं। इनका मानना है कि ये नए लोग हैं, नए आए हैं, ये मेडिवल अर्ली मेडिवल टाइम के हैं। लेकिन असल बात ये है कि पांड्या का उल्लेख, पांड्या साम्राज्य का उल्लेख महाभारत का जो युद्ध हुआ है ना, उसमें भी आता है कि पांड्या रूलर्स आए थे महाभारत युद्ध में, वो लोग भी शामिल हुए थे, ठीक है। चोला रूलर्स भी आए थे महाभारत के टाइम पे। जब आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको प्राप्त होगा कि पांड्या लोग सब आए थे लड़ने के लिए। मतलब कि महाभारत के टाइम पे भी पांड्याओं का शासन था दक्षिण भारत में। हाँ, पांड्याओं का शासन महाभारत के समय में भी था, ठीक है। बीच में उदय होता है, अस्त होता है, फिर कुछ टाइम के लिए कोई और आ गया, कोई और आ गया, वो बात अलग है। किंतु पांड्या लोग सब उस टाइम पे भी थे। तो मेगास्थनीज के टाइम पे क्यों नहीं होंगे, उस टाइम पे भी होंगे। अब हिस्टोरियंस ना मानना चाहे ना माने, सिंपल सी बात यह है, क्योंकि इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है और हिस्टोरियंस सब तो मानते हैं कि इंडिका में भी मिलता है। मतलब मेगास्थनीज ने भी इसको मेंशन किया हुआ है, तो उनका दिमाग चकरा जाता है क्या, ठीक है। इसका मतलब बहुत पुराने ये होंगे, ये चीज तो इन्हें मानना पड़ता है, वरना कोई भविष्य में जाके तो लिख नहीं देगा, अनलेस एंटिल वो भविष्य पुराण ना हो तो। ठीक है? तो ये बेसिकली है। ऑल राइट। इसमें क्या है कि इन लोगों ने ना बेसिकली रोमन एम्पायर के साथ बहुत जबरदस्त इन लोगों ने ट्रेड किया था, ठीक है? इन लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया था। और ये इसकी राजधानी है, पांड्याओं की राजधानी है मदुरई। ये मैं लिख देता हूँ, मदुरई। मदुरई कैपिटल है, कैपिटल, ठीक है। हम लोगों ने पहले की लिखी थी वेंगी, है ना, चेरा की लिखी थी वेंगी। चोला की क्या लिखी थी, याद है विद्यानंद? यस सर। चोला की राजधानी क्या थी? उरायूर, उरायूर ऐसा उरायूर। कुछ। हाँ, उरायूर। यस और यहाँ पे उरायूर। पांड्या का क्या है, मदुरई। मदुरई नाम आपने सुन रखा होगा, बहुत फेमस नाम है मदुरई। ये पांड्या है। ये वाईगाई नदी के तट पर बसा हुआ है। हम लोगों ने देखा कि नदी के तट कुछ सर इंपॉर्टेंट फिर दिखना बंद हो गया, दिखना स्क्रीन बंद हो पे गया। फिर दिखना बंद। यस सर। क्या समस्या है, रुको। ऑल राइट, अभी बताना दिख रहा है कि नहीं, वाईगाई रिवर पांड्या, अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो वाईगाई नदी के किनारे पे बसी है, मैं ये कह रहा था कि जो विजयनगर साम्राज्य है ये कौन से नदी के तट पर बसी हुई है, याद है अभी? कौन सा? विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? या हम्म यस सर याद है ये। हम्म, तुंगभद्रा नदी। ना, या तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। और कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब में है वो, ठीक है। कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब में विजयनगर साम्राज्य हमें देखने को मिलता है। दोआब का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो नदी, दो एक या मतलब दो या दो से अधिक नदी एक जगह पे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आब का मतलब होता है नदी, ठीक है। और तो दो आब यानी कि दो नदियों का जहाँ पे वो होता है उसका क्षेत्र, उसी बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ऑल राइट, तो हम लोगों ने देखा कि वाईगाई नदी के किनारे पे पांड्या साम्राज्य बसा हुआ है। और यहाँ पे इसके ग्रेटेस्ट पांड्या किंग के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उनका नाम है नेंदू जेलियन, नेंदू जेलियन। अब देखो यहाँ पे इनका नाम सबसे अजीब है, याद रखना कठिन है, ठीक है। इनका नाम याद रखना सबसे कठिन है। ऑल राइट, लिखते हैं निंदू, निंदू जेलियन, जेलियन, दिख रहा है निंदू जेलियन, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये आपका चेरा चोला पांड्या तीनों हो गया समाप्त, ठीक है। चेरा चोला पांड्या आपका तीनों समाप्त हो गया, और इस तरीके से आपकी पूरी एंशियंट हिस्ट्री आज समाप्त हो गई अच्छे से। अब बचता है आर्ट एंड कल्चर का कुछ पार्ट, पेंटिंग वगैरह, तो मैं सोच रहा हूँ अब उसे हम करेंगे बाद में ही, ठीक है, क्योंकि वैसे भी एंशियंट हिस्ट्री का तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मेरा मन था कि कुछ मेडिवल का भी हो जाए कंप्लीट, तो ठीक है, मेडिवल को मेडिवल के साथ ही करते हैं अब, ठीक है। यस सर। यस। हम्म। अब मुझे